अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर। मांगने से ज़िंदगी कम मिली है मेरे दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। तो वेलकम टू एमएस क्लासेस। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ये काफ़ी बड़ा लेक्चर्स होगा, करीबन जो है 1.5 घंटे 2 घंटे करीबन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 115 पेज के जो है टोटल PDF है ये। आप लोग को इसमें मैं बताऊंगा पूरा लेबर लॉ मेरे भाई, पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आपको डिटेल्स वीडियो जो इसके जो है अच्छे तरीके से देखना होगा, या जो भी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो है थोड़ा टाइम लेकर के देखूं, तो वो आपको जो है वीडियो जो है मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे। बाकी मैं जो रिवीजन क्लासेस जो है कॉमर्शियल लॉ को मैंने 50 से 55 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया था, लेकिन ये जो है इम्पॉसिबल है मेरे भाई। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। और इसमें आप लोग को पढ़ने हैं 4 एक्ट। कौन कौन से 4 एक्ट मैं इसमें पढ़ाऊँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। ये 4 एक्ट से ही आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, जो मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताया हूँ। अगर आप लोग LLB के स्टूडेंट हैं या प्रेजेंट टाइम में लॉ करने वाले हैं, तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग किसी भी सेमेस्टर जो है यूनिवर्सिटी से हो या किसी भी जो है सेमेस्टर के हो, जिसमें आप लोग के जो ये सिलेबस है, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के से हैं या उसके एफिलेटेड कॉलेज से हैं, तो अभी तो आप लोग के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछे जाते हैं। ये 4 एक्ट आपके जो है सिलेबस में है प्रेजेंट टाइम में। जो LLB 3 ईयर के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके सिलेबस से मैं जो है रिलेट कर रहा हूँ। बाकी आपको सारे जो है जगह पर काम आएंगे। पहला नंबर पॉइंट क्या है आप लोग का, जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि 1947 में बना था, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947। और दूसरा मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जो है जान लीजिए कि जो है दूसरा मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा मेरे भाई, जो है द फैक्ट्री एक्ट 1948 का ये कानून बना हुआ। और तीसरा पॉइंट मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ट्रेड यूनियन एक्ट, जो कि 1926 में बना, 1926 में बना मेरे भाई। और आप लोग को एक एक्ट और पढ़ाऊंगा, जो कि आपका इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसे हम लोग स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी कहते हैं। ये 1946 का एक्ट है। ठीक, मैं इसी जो है 4 एक्ट को अच्छे तरीके से कवर करूंगा। इसी में आप लोग को जो है मैं आप लोग को अलग से स्ट्राइक एंड लेआउट के बारे में बता दूंगा, क्योंकि स्ट्राइक एंड लेआउट जो है आप लोग के जो है किस में से आ जाएंगे, तो आप लोग को बता दो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है 1946 का, उसी में इसमें आ जाएंगे। और अनफेयर लेबर जो है प्रैक्टिस भी इसी में जो है सारी चीज़ आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट मैं बताया उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से। और आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनना होगा मेरी बातों को, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं हो सके। जो है आप लोग जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, उनके जो है एग्ज़ाम जो है कल हैं, कल नहीं परसों है मेरे भाई। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से नोट डाउन तो नहीं कर सकते, लेकिन सुन सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास एग्ज़ाम जो है ज़्यादा थोड़ा दिन के बाद है, आप लोग किसी दूसरे जो यूनिवर्सिटी से या उसके कॉलेज से है, तो आप लोग जो है नोट डाउन जरूर करिएगा, इससे नोट बनाइएगा। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेहनत किया है मेरे भाई इस पर, और सही तरीके से तैयारी किया। और तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो आप लोग को देखिए, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 का एक कानून है। औद्योगिक विवाद से आशय जो है उद्योग संबंधी विवादों से है, जब नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के बीच अथवा नियोक्ताओं के बीच अथवा श्रमिकों एवं श्रमिका के बीच कोई झगड़ा मतभेद उठ खड़ा होता है, तो पूरी तरह क्या होता है इसमें, तो ये औद्योगिक विवाद का रूप धारण पूरी तरह से कर लेता है। यही बात है मेरे भाई। अब ये आधुनिक मशीनों व तकनीकों के प्रयोग द्वारा जो है अत्यधिक पैमाने पर हो रहे उत्पादन की है देन है मेरे भाई, उत्पादन की ही देन है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K के अनुसार औद्योगिक विवाद से आशय नियोक्ताओं एवं नियोक्ताओं के बीच अथवा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के बीच अथवा श्रमिकों एवं श्रमिकों के बीच हुई किसी विवाद अथवा मतभेद से जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा सेवा मुक्ति अथवा रोजगार की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबंधित हो, उसे हम लोग जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 कहते हैं। सिंपल सा मतलब यही चीज़ इसमें कह रहा है मेरे भाई। आप लोग समझ, पहले बता दूं कि ये थोड़ा जो है रिवीजन क्लासेस है, मैराथन क्लासेस है। आप लोग के जो है सारे जो है आप लोग के जो लेवल लाए एक ही जो है वीडियो में क्लास होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो आपको थोड़ा बहुत जो है मैं ये फास्ट करके जो है थोड़ा पढ़ाऊँगा, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, करीबन 4 से 6 घंटा चला जाएगा, तो आप लोग के लिए दिक्कत होगी। ठीक, तो चलिए आगे देखिए। औद्योगिक विवाद जो है
अलिखित में से जो है किससे भी संबंधित हो सकता है, किसी से संबंधित हो सकता है। आप लोग आपस में झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहीं भी जो है कंपनी है या फर्म है, कहीं भी आप डिस्प्यूट हो सकता है और कहीं भी ये नियम अधिनियम जो है लागू हो सकता है। ठीक, देखिए नंबर ए है, इसमें कह रहा है नंबर, किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा सेवा मुक्ति के संबंध में अथवा रोजगार की शर्तों के संबंध में अथवा श्रम की दशाओं के संबंध में केस ला। इसमें देखिए आप लोग का जो कि ट्रेम्यूलर मोटर्स लिमिटेड बनाम आप लोग का मुंबई ऑटोमोबाइल्स कर्मचारी संघ के विवाद में यह निर्णय दिया गया है कि आवश्यक नहीं है कि औद्योगिक विवाद कार्य में संलग्न व्यक्ति द्वारा ही किया जाए, अपितु कार्य से मुक्त हुआ श्रमिक भी इस अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये चीज़ कह रहे हैं। औद्योगिक विवाद, ये विवादों के कारण आप लोग का देखिए बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जिसे हम लोग कहते हैं, यदि वास्तव में देखा जाए तो औद्योगिक विवाद अधिनियम पूंजीवादी प्रथा की ही देन है। जैसे जैसे जो उत्पादन का आकार बढ़ता गया, पूंजीवादी प्रथा जो है पनपती गई और श्रमिकों का शोषण बढ़ता गया पूरी तरह से, वैसे वैसे श्रमिकों द्वारा इसका जो है विरोध किए जाने पर औद्योगिक विवाद उठते रहे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम के कारणों को हम निम्न 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट आर्थिक कारण होता है, और दूसरा है क्या है, राजनीतिक कारण, जो कि समझ सकते हैं कि आर्थिक कारण जब तो दिक्कत प्रॉब्लम होती है लेबरों के पास तो जो है हड़ताल होते हैं, और राजनीतिक कारण मतलब जो है आप लोग को पॉलिटिशियन से मतलब होती है जब वहाँ हड़ताल करा लेते हैं, अभी आप लोग देख रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है प्रबंध संबंधी कारण, एवं जो है चौथा नंबर अन्य कारण भी हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक, अब चलिए आर्थिक कारण देखिए, इकोनॉमिक्स कसेस के जो है कम मजदूरी ले जो है बेक्सेस के जो दौर पे जो है जब लेबर को कम मजदूरी दी जाती है और उनसे ज़्यादा मेहनत लिया जाता है तो वो लोग जो है हड़ताल पे स्ट्राइक पे आते हैं, हड़ताल करते हैं। देखिए डिस्प्यूट बढ़ता है और लोग जो है एक लोग खड़े होते हैं, ऐसे 2 3 4 ऐसे ऐसे करके जो ज़्यादा लोग हो जाते हैं। जिन उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी की जो है दर इतनी कम होती है कि उन्हें अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक की पूर्ति करना दुर्लभ और औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 24 जाता है, ये अपनी जो है मजदूरी की दर बढ़वाने के लिए जो है हड़ताल का सहारा लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होता है पूरी तरह से। सही बात है, ये जब उनको वेतन कम मिलता है तो वो बढ़ाने के लिए जो हड़ताल लेंगे ही, 2 लोग 3 लोग जो गवर्नमेंट भी इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रहते हैं वो लोग भी करते हैं, बैंक के कर्मचारी करते हैं या एडवोकेसी में कहीं भी हो तो जो है आप टीचर में देखिए, आप लोग टीचिंग में जो है बहुत से लोग आप लोग देखे होंगे कि जो है हड़ताल करते हैं कि ये दिक्कत ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आती है। जुर्माने तथा काम से हटाना, ये भी आप लोग के जो है डिस्प्यूट का कारण होता है। कभी कभी नियोक्ता अनुचित रूप से श्रमिकों पर आर्थिक जुर्माने कर देते हैं अथवा उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं, इसके विरोध में श्रमिक हड़ताल कर देते हैं, इस कारण औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होता है पूरी तरह से। ठीक, आगे देखिए बोनस तथा महंगाई भत्ते की मांग, डिमांड आप बोनस जो है ड्रेनेस अलाउंसेस। सभी जानते हैं कि भारत में सभी वस्तुओं के मूल्यों में दिनों दिन जो है पूरी तरह जो है द्रुत गति से जो है वृद्धि हो रही है। इस कमर तोड़ महंगाई का सबसे भीषण प्रभाव श्रमिकों पर जो है पड़ता है। सही बात है, मजदूर पर ही पड़ता है। अतः वे बोनस एवं महंगाई में वृद्धि की मांग करते हैं। मांग की जो है पूर्ति ना होने पर श्रमिक हड़ताल का सहारा लेते हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है, वो हड़ताल करेंगे ही। इससे औद्योगिक विवाद जो है बहुत बढ़ता है पूरी तरह से। और ये संतोष का विषय है कि हाल ही में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि चाहे कारखाने में लाभ हो या हानि हो, श्रमिकों को मजदूर का 8.3% जो है भाग बोनस के रूप में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। ये विवादों को रोकने के लिए है, पूरी तरह जान लीजिए। कार्य की असंतोषजनक दशाएं जो है आप लोग का देखिए, अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो उद्योगपति कारखाने अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करने में आनाकानी करते हैं, अतः श्रमिक कार्य की दशाओं में सुधार करने एवं कारखाना अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु हड़ताल का सहारा लेते हैं। ठीक, वैज्ञानिक प्रबंध एवं विवेकीकरण योजनाओं के विरोध जो देखिए, प्रोटेस्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट जो एंड फिलाजिस्टेशन प्लान के बारे में जो बताया है, फालियलेशन करके जो मेरे भाई, कारखानों में वैज्ञानिक प्रबंध एवं जो विवेकीकरण के जो योजनाओं की लागू होने से शुरू में श्रमिकों की छटनी होना स्वाभाविक है पूरी तरह से। सही बात है, जैसे ही लागू होता है जैसे ही छटनी जो है लेबर का जो है 2 लोग 10 लोग है 20 लोग तो उसमें से 2 3 4 लोगों को निकाल करके 4 5 लोगों को रखा जाता है, ये सब सारी चीज़ें होती है। इसके विरोध में भी जो है श्रमिक जो है पूरी तरह जो श्रमिक हड़तालें करते हैं। उदाहरण के लिए जो 1955 में कानपुर के सूती वस्त्र मिलों में विवेकीकरण की योजनाओं के लागू होने के विरोध में श्रमिकों ने
80 दिन की हड़ताल की थी पूरी जगह, 80 दिन तक। समझ सकते हैं कानपुर का मामला है। भर्ती की दूसरी पद्धति होना जो है आप लोग का डिफेक्टिव जॉब पॉलिसी अंडर रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर के बारे में बताएं। औद्योगिक विवाद एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है। कारखानों में श्रमिकों की भर्ती की दूसरी पद्धति का होना। श्रमिकों की भर्ती ठेकेदारों, मिस्त्रियों आज मध्यस्थों द्वारा होती है। ये श्रमिकों से घूस लेते हैं पूरी तरह से। मान लीजिए ये श्रमिक जो आते हैं और जो वहाँ लोग बैठते हैं और ये लोग जो है मिस्त्री उस्त्री जो ठेकेदार होते हैं ये लोग घूस लेते हैं इनसे, ये करवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, और ये मनचाहे ढंग से शोषण करते हैं उन लोगों का। अतः इनके जो है दुर्व्यवहारों तथा शोषण करने की प्रवृत्ति से परेशान होकर श्रमिक हड़ताल करने लगते हैं। सही बात है, यही सब कारण है। छुट्टियाँ एवं कार्य के घंटे जो है बढ़ाने पर जो है ये लोग जो है हड़ताल करते हैं। देखिए कई बार नियोक्ताओं द्वारा जो है श्रमिकों को उनकी छुट्टियाँ न देने अथवा निर्धारित घंटों से अधिक घंटों तक जो है काम लेने के कारण भी औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। सिंपल सा मतलब है, इसमें समझाने की कोई बात ही नहीं। छटनी देखिए रिट्रेचमेंट, कार्यभार के जो है काम होने पर उद्योग निरंतर हानि पर चलने वाले अन्य किसी कारण से नियोक्ता द्वारा श्रमिकों की छटनी की जाती है और जिसके कारण भी जो औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। सिंपल सा मतलब। राजनीतिक कारण देखिए, पॉलिटिकल काइंड देखिए आप लोग का केसेस है। देखिए दलगत राजनीतिक पॉलिटिक्स, ये बड़े खेद का विषय है कि भारत में श्रमिकों एवं श्रम संघों का नेतृत्व पैर श्रमिकों अथवा दलगत राजनीतिक दलों के हाथों में है। कुछ पर जो है कांग्रेस औद्योगिक अधिनियम 25 का, कुछ पर जो है साम्यवादियों का तथा समाजवादियों का प्रभुत्व है। ये दल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए श्रमिकों को बहकाते हैं और उनकी भावनाओं और उधार कर उनसे जो है मनमाने ढंग से जो हड़ताल कराते हैं पूरी तरह से। ये जो है आप लोग का पॉलिटिशियन पार्टी का काम ही है, आप लोग पता होगा आप लोगों को। श्रम जो है संघ आंदोलन जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत में श्रम संघों की स्थापना के बाद से ही औद्योगिक विवाद प्रारंभ हुए हैं। इससे पहले औद्योगिक विवाद नाम मात्र के ही थे। उद्योगपति तथा श्रम संघ दोनों ही जो शुरू से अपने को एक दूसरे का दुश्मन मानकर चलते हैं, पूरी तरह से समझ सकते हैं। सहानुभूति जो है सिंपैथी, देखिए कभी कभी एक औद्योगिक उपक्रम के श्रमिक किसी अन्य औद्योगिक उपक्रम अथवा उपक्रम के श्रमिकों के द्वारा दी गई हड़ताल की जो है सहानुभूति में अपने यहाँ भी हड़ताल कर देते हैं। इस प्रकार धीरे धीरे ये एक बड़े औद्योगिक विवाद का रूप धारण कर लेता है। जैसे कहीं कहीं होता है कि जो यहाँ हुआ तो फिर वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, ऐसे ऐसे करके, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है और बहुत बड़ा रोल ले लेता है। सरकारी नीति के जो विरोध में देखिए आप लोग, देखिए यदि श्रमिक सरकार द्वारा घोषित किसी जो है नीति अथवा जो है नियम को जो है अपने हितों के प्रतिकूल समझते हैं तो ये तुरंत अथवा विरोध प्रकट करने के लिए जो हड़तालों का सहारा लेते हैं और इस प्रकार औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होता है। सिंपल सा मतलब। देखिए किसी श्रमिक नेता के विरुद्ध अथवा गिरफ्तारी के विरोध में भी होता है ये सब सारी चीज़ें। कभी कभी देश के श्रम संघ के जो किसी नेता के जो विरुद्ध अथवा गिरफ्तारी होने पर औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। भारतीय श्रम संघ आंदोलन ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ। देखिए श्रम संघों के मान्यता संबंधी प्रकरण, अफेयर टू द ट्रेड यूनियन एफिलिएशन। उद्योगों में स्थापित श्रम संघ उद्योगपतियों पर मान्यता देने के लिए दबाव डालते हैं। जब उद्योगपति उन्हें मान्यता देने से इनकार कर देते हैं तो औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। यही नहीं, कभी कभी जो है किसी एक ही बड़ी औद्योगिक इकाई में एक से अधिक श्रम संघ स्थापित हो जाते हैं तथा उद्योगपति पर उन्हें मान्यता दिए जाने पर दबाव डालते हैं। जब उद्योगपति उन्हें मान्यता देने से इनकार कर देते हैं अथवा किसी एक को मान्यता देते हैं तथा शेष को जो है इनकार कर देते हैं तो भी औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं पूरी तरह। सिंपल सा मतलब है। प्रबंध संबंधी कारण देखिए देखिए प्रबंधकों का श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार होना जो है, प्रबंधक विभिन्न तरीकों से श्रमिकों को परेशान करते हैं और एवं उनके जो है साथ दुर्व्यवहार करते हैं पूरी तरह से, जो भी प्रबंधक हो, जिसके जो है परिणाम स्वरूप भी औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। सही बात है, जब 10-20 लोग उसके जो है अंडर में काम करेंगे तो जो वहाँ का मैनेजमेंट या कोई भी हो, जिसे हम लोग कहते हैं कुछ भी कह सकते हैं, मालिक या प्रबंधक जो भी है या प्रिंसिपल जो भी हो, तो क्या होता है जब दिक्कतें होती, प्रॉब्लम होती तो जो लेबर जो जितने लोग भी एम्प्लॉयमेंट और सब लोग जो है मिल करके जो है इकट्ठा होकर के जो है उनके साथ जो है आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्राइक पे बैठते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं, विवाद करना स्टार्ट हो जाता है। असंतोष की भावना होता है। देखिए कभी कभी नियोक्ताओं कई ऐसे कदम उठाते हैं जैसे कि अवकाश के दिनों में जो है कमी करना, नौकरी में अस्थिरता करना
श्रमिकों की छटनी करना, तालाबंदी करना अथवा श्रमिकों में से जो है अधिक समय तक जो है कार्य या जिसके कारण श्रमिकों में असंतोष की जो है भावना जागृत होती है। परिणाम स्वरूप औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। सॉरी मेरे भाई। औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के 26वें अनभिज्ञ होते हैं। वह सब अपनी जो है अच्छाई बुराई को स्वयं नहीं सोच पाते हैं। परिणाम स्वरूप वह कुछ स्वार्थी व्यक्तियों के हाथों की जो है कठपुतली बन जाते हैं, जो उनमें से मिल मालिकों के प्रति जो है कटुता एवं वैमनस्य की जो है भावना को जागृत करते हैं और हड़ताल को जो है कराकर जो है अपनी स्वार्थ सिद्ध करते हैं पूरी तरह। प्रबंधक देखिए, प्रबंध तथा लाभों में हिस्सा ले पाने के लिए होता है ये सब सारी चीज़ें। आज का श्रमिक एक जागरूक श्रमिक है, अतः वह अपनी मजदूरी के जो है अतिरिक्त उद्योग के लाभों में से जो हिस्सा चाहता है और उद्योगपतियों द्वारा जो है उनका विरोध होता है। तब जो है श्रमिक जो है वर्ग संगठित होकर के जो हड़तालों का सहारा लेता है, जिससे औद्योगिक विवाद उठ खड़ा होता है पूरी तरह। पर्यवेक्षकों का निश्चित जो है व्यवहार देखिए, श्रमिकों के कारण ही देखभाल करने के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं और श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं, जिसके जो है विरोध में जो है श्रमिक हड़ताल पूरी तरह करते हैं मेरे भाई। ये चीज़ इसमें कह रहा है। भर्ती की दूसरी प्रणाली देखिए आप लोग का जो कि भारत में कारखानों में श्रमिकों की भर्ती की दूसरी जो है प्रणाली, श्रमिकों की भर्ती जारवर्स एवं ठेकेदारों के जो है माध्यम से होती है, जो कि जो है उनका मनमाने ढंग से जो है शोषण करते हैं। अतः इसके विरोध में भी श्रमिक जो हड़ताल का सहारा लेते हैं और इस प्रकार औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं। सिंपल सा मतलब। अन्य कारण देखिए, अदर केसेस में क्या होता है, उपयुक्त कारणों के जो अतिरिक्त जो है फर्स्ट नंबर श्रमिकों में फैल रही साम्यवादी विचारधारा। सेकंड नंबर देखिए, सहकारी नीति की अस्थिरता तथा राष्ट्रीय नेताओं की जो असामयिक घोषणाएं, निरंतर बढ़ता हुआ मूल्य स्तर, ये सब सारी चीज़ें हैं। चौथा पॉइंट क्या है, श्रम संघों के मध्य संघर्ष होना। पांचवा पॉइंट है, मालिकों द्वारा जो है श्रम संघों को मान्यता नहीं दिया जाना। अगला पॉइंट हम लोग प्रतिनिधित्व के लिए जो है प्रतिस्पर्धी श्रम संघों के मध्य श्रम संघर्षों का होना। यौन जो है अगला पॉइंट देखिए, श्रम संघों के नेताओं को अपमानित करना आदि के कारण भी औद्योगिक विवाद उठ खड़े होते हैं पूरी तरह से। सिंपल सा मतलब है मेरे भाई, आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ समझाने की बात ही नहीं है। इतने अच्छे से मैं लिख दिया हूँ मेरे भाई, एक बार आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए प्रश्न 2 क्या, भारत में औद्योगिक संघर्षों को रोकने और समझौता करने के संबंध में अधिनियम की व्याख्या कीजिए। ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया गया। भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के एक उद्देश्य औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के लिए उपयुक्त तंत्र की स्थापना करना। ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसमें आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके। कारणों की जाँच करने के लिए, न्याय प्रदान करने के लिए और औद्योगिक संघर्षों की जांच करने के लिए दिया गया है। इसमें उसमें पढ़ाने की कोई बात ही नहीं थी, जो पहले बताया। कार्य समितियाँ गठित करना, ये जानिए। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार जो है उन सभी औद्योगिक संस्थाओं में जिसमें औद्योगिक अधिनियम 27 या अधिक श्रमिक नियुक्त हो या पिछले 12 महीनों में किसी भी दिन जो है नियुक्त किए गए, तो ऐसे संस्थान के नियोक्ताओं या उपयुक्त सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा जो है एक कार्य समिति बनाने का जो आदेश दे सकती है। कार्य समिति नियमानुसार ही बनाई जाती है। कार्य होगा या हमारा नहीं होगा मेरे भाई। देखिए, लायोजकों तथा जो है श्रमिकों के बराबर की संख्या में प्रतिनिधि होते हैं। जो है कल सदस्यों की अधिकतम जो है 20 होगी और इनका जो है सभापति एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है। और यदि उस उद्योग में भारतीय श्रम अधिनियम 1926 के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड श्रम संघ हो तो श्रमिकों के जो प्रतिनिधि उसकी जो है सलाह से चुने जाएंगे। तो 1926 का भी अधिनियम इसमें आ गया और मैं इसको पढ़ाऊँगा अभी, श्रम अधिनियम। समझौता अधिकारी देखिए जो है कौन होता है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार जो समझौता अधिकारी की नियुक्ति जो है उपयुक्त सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने की जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में समझौता अधिकारी नियुक्त कर सकती है तथा इनका कर्तव्य औद्योगिक विवादों को निपटाने और जो मध्यस्थता को जो है प्रोत्साहन देना, ये सब सारी चीज़ें इनके जो है कर्तव्य और इनकी ड्यूटी होते हैं। समझौता बोर्ड देखिए, बोर्ड ऑफ जो देखिए कॉन्सिलेशन। अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो है सब सेवायोजकों और श्रमिकों के जो है पारस्परिक संघर्षों के निपटाने हेतु उपयुक्त जो सरकार गजट में जो है घोषणा द्वारा तदर्थ आधार पर समझौता बोर्ड का गठन कर सकती है पूरी तरह से। और इस बोर्ड में जो है एक सभापति स्वतंत्र व्यक्ति होता है, जो कि 2 तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। सिंपल सा मतलब, दोनों पक्षों के व्यक्ति जो पारस्परिक तर्क वितर्क द्वारा समझौता करने का जो है प्रयत्न करते हैं। और यदि समझौता नहीं हो पाता है तो बोर्ड अपने निर्णय के जो है एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं, 2 माह के अंदर उच्च अधिकारियों को भेज देता है पूरी तरह। जांच न्यायालय देखिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी देखिए। अधिनियम की धारा 6 के
अंतर्गत उपयुक्त जो है सरकार यह आवश्यक समझे तो विवाद के कारणों की जांच के लिए जो है जांच न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जांच न्यायालय सामान्यतः एक सदस्यीय होते हैं और ये जांच न्यायालय अपनी जांच के उपरांत जांच संबंधी तथ्यों सहित अपनी जो है रिपोर्ट जांच प्रारंभ होने के 6 महीने के अंदर सरकार को भेज देते हैं पूरी तरह। ये 6 महीने के अंदर ही सरकार को, गवर्नमेंट को ये जांच करके पूरी तरह से भेज देंगे, जो भी निकलेगा भेज देते हैं, जिस पर जो है सरकार अगली कार्रवाई करना स्टार्ट करती है। सिंपल सा मतलब। न्याय प्रदान करने के तंत्र देखिए, न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तंत्रों का प्रयोग किया जाता है। श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट जिसे हम लोग कहते हैं। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार जो उपयुक्त सरकार अनुसूची 2 में वर्णित विषयों से संबंधित औद्योगिक विवाद पर निर्णय देने के लिए जो है श्रम न्यायालय की जो है नियुक्ति कर सकती है पूरी तरह से। श्रम न्यायालय में नियुक्त किया जाने वाला केवल एक जो है 15 व्यापक होता है। श्रम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता संबंधित शर्तें निम्नलिखित हैं, देख लीजिए। वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका हो, वह जो है कम से कम 3 वर्ष तक जो है जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या वह 2 वर्ष तक जो है श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण या अन्य न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य रह चुका हो, ये सब सारी चीज़ें या कर चुका हो। वह भारत में किसी न्यायालय में कम से कम 7 वर्ष तक जो न्यायाधीश पद पर जो है कार्य किया हो, या किसी भी राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी श्रम न्यायालय में कम से कम औद्योगिक संघर्षों अधिनियम जो 1947 के 28 से कम 5 वर्ष तक जो है सभापति रह चुका हो, ये सब सारी चीज़ें इसमें होते हैं। औद्योगिक ट्रिब्यूनल जो है इंडस्ट्रियल जो है आपका जो है ट्रिब्यूनल देखिए, दूसरा नंबर है आप लोग लेबर कोड, और इसके बाद दूसरा ट्रिब्यूनल कोड। अधिनियम के धारा 7A के जो अनुसार जो उपयुक्त सरकार अनुसूचित 2 या 3 में वर्णित विषयों के संबंध में निर्णय देने के लिए जो सरकारी गजट में अधिसूचना जारी करके औद्योगिक ट्रिब्यूनल की जो है स्थापना कर सकती है। ये केवल जो है एक सदस्यीय होगा। इसकी योग्यता की निम्नलिखित शर्तें हैं, देखिए। कम से कम 2 वर्ष तक जो औद्योगिक विवाद अपीलेट ट्रिब्यूनल अधिनियम 1950 के अंतर्गत नियुक्त श्रम अपीलेट ट्रिब्यूनल का सभापति रह चुका हो, एकदम सिंपल था। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल देखिए, नेशनल ट्रिब्यूनल देखिए। अधिनियम की धारा 7B के जो है अनुसार जो है राष्ट्रीय है ट्रिब्यूनल की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं को सुलझाने अथवा ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिनसे जो है एक से अधिक जो है राज्य प्रभावित होते हैं या की जाती है। इसमें जो है एक जो है व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। उसकी योग्यता जो है इस प्रकार होनी चाहिए, देखिए कौन कौन से प्रकार। उच्च न्यायालय, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो अथवा जो है रह चुका हो पूरी तरह से, या वह कम से कम 2 वर्ष तक जो औद्योगिक विवाद अपीलेट ट्रिब्यूनल अधिनियम 1950 के अंतर्गत नियुक्त श्रम अपीलेट ट्रिब्यूनल का सभापति रह चुका हो, ये दूसरा है। पंच निर्णय देखिए आप लोग, आर्बिट्रेशन। अधिनियम की धारा 10 के जो है ए के अनुसार जो जहाँ कहीं भी औद्योगिक विवाद विद्यमान है, उत्पन्न होने की संभावना है और सेवाजकों तथा श्रमिक उसे जो है पंच विवाद जो है किसी श्रम न्यायालय के जो है पंच जो है निर्णय हेतु सुपुर्द करने को सहमत होते हैं, तो ये ऐसे विवाद किसी जो है श्रम न्यायालय के ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपने के पूर्व किसी भी समय एक लिखित समझौते द्वारा उसे जो है पंच निर्णय के लिए निर्देशित कर सकते हैं पूरी तरह से। ऐसे निर्देशन पंच निर्णय समझौता में निर्देशित पंच या पंचों के समक्ष किया जाएगा। संशोधित अधिनियम 1964 के अनुसार जो है यदि 5 निर्णय समझौते में पंचों की संख्या कम सम जो है 2, 4, 6 हो तो ऐसे समझौते में मध्यस्थ निर्णय अनपेयर की नियुक्ति का प्रावधान होता है। सिंपल सा मतलब मेरे भाई, ये 2, 3, 2, 4, 5, 6 होगा तो ये जरूर होगा 1964 के अधिनियम के अनुसार। आगे देखिए, पंच निर्णय समझौता निर्धारित प्रारूप में होगा जो है तथा उसमें पक्षकारों तथा द्वारा जो निर्धारित ढंग से हस्ताक्षर किए जाएंगे। पंच निर्णय समझौते की एक प्रति उपयुक्त सरकार तथा समझौता अधिकारी को भेजी जाएगी। सरकार उसे 1 महीने के भीतर गजट प्रकाशित करेगी और पंच विवाद की जांच पड़ताल जो है करने के जो है उपरांत अपना फैसला हस्ताक्षर कर सकती है या उपयोग कर सकती है। सरकार जो है प्रस्तुत करेंगे, ये जान लीजिए। विवादों का निपटारा करने वाली शक्तियों के अधिकार जानिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 11 के अनुसार समझौता अधिकारी, समझौते बोर्ड, श्रम न्यायालय, औद्योगिक ट्रिब्यूनल न्यायालय, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आदि को निम्नलिखित मतलब 3 न्यायालय होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल, औद्योगिक ट्रिब्यूनल एंड जो है समझौता बोर्ड और जो है श्रम न्यायालय, ये 4 पॉइंट होना चाहिए। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक अधिनियम जो है सेक्शन 19 अधिकार दिए गए हैं पूरी तरह, कौन कौन से देखिए। विवादों का निपटारा करने वाले शक्तियों के जो अधिकार देखिए, पावर इनके डिस्ट्रीब्यूट। औद्योगिक विवाद अधिनियम उनकी धारा 11 के अनुसार समझौता बोर्ड, श्रम न्यायालय, औद्योगिक विवाद ट्रिब्यूनल और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आदि को निम्नलिखित जो अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार है जानिए। संस्थान में प्रवेश करने का अधिकार देखिए आप लोग, जो एक समझौता अधिकारी बोर्ड अथवा जो न्यायालय के जो सदस्य को
श्रम न्यायालय के ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को किसी भी औद्योगिक विवाद के जो है जांच करने के लिए उद्देश्य से सूचना देने के बाद विवाद से संबंधित संस्थान के किसी भी विभाग में प्रवेश करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। दीवानी न्यायालय के अधिकार जो पावर्स ऑफ जो सिविल कोड देखिए, इन्हें निम्नलिखित मामलों में दीवानी न्यायालय के जो है समस्त अधिकार प्राप्त हैं। देखिए कौन कौन से मामले हैं। सबसे फर्स्ट नंबर, किसी व्यक्ति के शपथ पर जो है जाँच करने और उसे जो है व्यक्तित्व रूप में उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, ये सब पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, प्रपत्रों एवं जो अन्य सामग्री को प्रस्तुत करते या करने के लिए जो है बाध्य करना पूरी तरह से। अगला पॉइंट है, गवाहों के बयान लेने के लिए जो है कमीशन की जो है नियुक्त करना। अगला पॉइंट है, अन्य निश्चित मामलों में जिनके लिए उन्हें जो है निर्धारित किया गया हो। दस्तावेजों की जांच के अधिकार देखिए, पावर ऑफ द जो एग्जामिनेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। समझौता अधिकारी को ऐसे कोई भी जो है प्रलेख मांगने पर और देखने का अधिकार प्राप्त है जिससे जो है औद्योगिक संघर्ष से संबंधित समझौता हो, तो जिसको जो है देखना व निर्णय के लागू होने की जांच के लिए या अन्य कर्तव्य पालन के लिए जो आवश्यक समझौता हो, इस संबंध में उसे जो है दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकारी प्राप्त है। मेरे भाई, अधिकार पूरी तरह प्राप्त है। मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्त कराने का अधिकार भी इनके पास है। एक न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को यदि वो आवश्यक समझे, ये अधिकार प्राप्त है कि वे विचाराधीन मामले में जो है परामर्श देने के लिए एक या एक से अधिक मूल्यांकनों की जो है नियुक्त कर सकते हैं पूरी तरह। लोक सेवक का अधिकार देखिए, पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट का। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार सभी जो है समझौता अधिकारियों, बोर्ड या न्यायालय के सदस्यों एवं श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्षों को लोक सेवक माना जाएगा। अतः उन्हें जो है लोक सेवक के समस्त अधिकारी प्राप्त हैं, पूरी तरह अधिकार पूरी तरह प्राप्त हैं। लोक सेवक का अधिकार देखिए, पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार सभी समझौता अधिकारियों, बोर्ड या न्यायालय के सदस्यों के जो श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल न्यायालय या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्षों को लोक सेवक माना जाएगा। अतः उन्हें जो है लोक सेवक का समस्त अधिकार प्राप्त है पूरी तरह। देखिए, व्यवहार की जिम्मेदारी डालने का अधिकार देखिए, इसमें कह रहा प्रस्तुत अधिनियम के अंतर्गत चलाई गई जो है कार्यवाहियों के व्यय का भार कौन और किन शर्तों के अंतर्गत जो है वहन करे और इसका निर्णय जो है इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ये सब सारी पॉइंटें कह रहे हैं। विवादों को निपटारा करने वाले शक्तियों का कर्तव्य, ड्यूटी एंड जो है जानिए। देखिए, ज़्यादागी के विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत विवादों को निपटारा करने वाली जो औद्योगिक संघर्ष अधिनियम 1947 के क्लास 30 जो है 30 शक्तियों के जो है निम्नलिखित कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। समझौता अधिकारियों के कर्तव्य, ड्यूटी एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अधिनियम की धारा जो है 12 के अनुसार जो समझौता अधिनियम अधिकारी के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित है। किसी औद्योगिक विवाद के उत्पन्न होने या उसकी जो आशंका होने पर निर्धारित आवश्यक कार्रवाई करना, ये पहला पॉइंट है आप लोग का। दूसरा पॉइंट, विवाद की देखिए अविलंब जांच करने, विवाद से संबंधित पक्षों में समझौता कराने का प्रयास करना। अगला पॉइंट है, समझौता हो जाने पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजना। तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट चौथा, यदि समझौता नहीं हुआ है तो सरकार के पास जो अपनी रिपोर्ट भेजना जिसमें जो विवाद के कारण तथा तथ्य, समझौता हेतु किए गए जो प्रयासों का विवरण तथा समझौता ना हो सकने के कारणों का प्रकाश डाला गया है पूरी तरह से। ठीक, समझौता बोर्ड के कर्तव्य जान लीजिए कि अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जो है समझौता बोर्ड के प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं। औद्योगिक विवाद में लिप्त पक्षकारों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करना या विवाद के संबंध में जांच करना और उचित कार्रवाई करना। समझौता हो जाने पर दोनों जो है पक्षकारों के जो है हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ अपनी रिपोर्ट भेजना। समझौता हो जाने पर दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ अपनी रिपोर्ट भेजना पूरी तरह। ये समझौता नहीं है हो पा रहा है तो सरकार के पास अपनी रिपोर्ट भेजना जिसमें विवाद के कारण तथ्य, समझौता हेतु किए गए प्रयासों का विवरण तथा समझौता ना हो सकने कारणों पर प्रकाश डाला गया है पूरी तरह से। जब अगर ना होगा तो समझौता बोर्ड अपनी जो है रिपोर्ट 2 माह के भीतर जो प्रस्तुत कर देनी चाहिए पूरी तरह से। 2 महीने के अंदर जो है समझौता जो है बोर्ड जो है रिपोर्ट जो है आपकी जो प्रस्तुत कर देगी आपके पास। जांच न्यायालय के कर्तव्य जानिए। तीसरा पॉइंट है, अधिनियम की धारा 14 के अनुसार यदि कोई मामला जांच न्यायालय के निर्देशित किया गया है तो वह न्यायालय के लिए कर्तव्य होंगे। प्रस्तुत किए गए जो है विषय की गहन जांच करना, विवाद सौंपने के जो है 6 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना। ये भी मेरे भाई ये 2 पॉइंटें हैं। अगला देखिए, श्रम न्यायालय, ट्रिब्यूनल व राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के कर्तव्य जानिए। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो है इनके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे। कार्रवाइयों के देखिए यथाशीघ्र संपन्न करना,
उनकी समाप्ति पर अपना निर्णय जो है यथाशीघ्र सरकार के पास भेजना, ये 2 पॉइंटें हैं। ठीक, तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे और यहाँ तक पूरी तरह से अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा मेरे भाई, सिंपल सा मतलब। तो अब हम लोग देखेंगे अगला। देखिए हड़ताल के बारे में, मीनिंग ऑफ स्ट्राइक, ये आप लोग का जो है एक ही ला में आ जाएगा। तो अभी स्ट्राइक हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे, अगर टाइम होगा तो आप लोग को बता दूंगा। ठीक, हड़ताल क्या होता है, हड़ताल के लक्षण आप लोग के, पहले मैं इसके एक्ट पढ़ा दूँ, इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें मैं आप लोग को बीच में जो है प्रस्तुत करूँगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। लेकिन उसी एक्ट से आपको समझ में आ जाएगा, तो इससे ज़रूरी भी नहीं है कि आप लोग के टाइम जो है बर्बाद हो और आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, क्योंकि ठीक। तो अच्छा लग रहा होगा मेरे भाई, और तैयारी आप लोग की जोर तोड़ से चल रही होगी और अच्छे तरीके से चलनी भी चाहिए। पूरी मेहनत करिए, जितनी मेहनत से मैं एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई, उतने ही मेहनत से आप लोग ज़रूर पढ़ें और अच्छे तरीके से पढ़ें, बढ़िया से तरीके से पढ़ें, और कम से कम उनके बारे में सोचो जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है मेरे भाई। मतलब चाहे माँ हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आप लोग की वाइफ हो, चाहे जो हो, तो उनके बारे में ज़रूर सोचें एक बार और अच्छे तरीके से पढ़ें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री एक्ट 1948, ये 1948 का एक कानून है। ये जानिए फैक्ट्री एक्ट, पहले मैं आपको जो है कंप्लीट कर दूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा अच्छे तरीके से और देखिएगा मेरे भाई। थोड़ा मतलब बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग मत होइएगा, क्योंकि ज़िंदगी है यार, तो पढ़ना तो पड़ेगा और पास तो होना एग्जाम में, तो बोरिंग या टाइम तो देना ही पड़ेगा, और टाइम नहीं देंगे तो दिक्कत आपके साथ होगी, प्रॉब्लम आपके साथ होगी, मेरे साथ तो नहीं होगी मेरे भाई। लेकिन मेरा जो काम है, मेरा जो कर्तव्य, मेरा जो ड्यूटी है, मैं आप लोग के बीच में निभा रहा हूँ। ठीक, और आप लोग का काम है कि अच्छे तरीके से पढ़ें और नोट डाउन करें अच्छे तरीके से, और ले जा करके जो एग्जाम में वहाँ जो अपने जो है सारी ताकत को झोंक दें और अच्छे नंबर रिजल्ट लेकर के, और घर वाले भी खुश हो, बीवी भी खुश हो, और जो भी हो आपके चाहने वाले वो भी खुश। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोग जान लीजिए कि ये क्या है, क्या नहीं, कैसे क्या है। देश का पहला कारखाना कानून 1881 में बना था। उसके बाद देखिए 1911 और 1934 में भी नए कानून बने पूरी तरह से। और इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, इन कानूनों में कुछ दोष और कमजोरियां पाई गई। और अगला देखिए, बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है मेरे भाई। देखिए 1948 में वर्तमान कानून बना तो 1 अप्रैल 1949 में लागू हुआ। ठीक, और इसमें जो भी जो है समय समय पर संशोधन किए गए। और अब देखिए 1948 आगे देखिए समय समय पर संशोधन होता गया। दूसरा नंबर देखिए उद्देश्य, इस कानून का उद्देश्य कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में कानून को संगठित करना है, पूरी तरह से इकट्ठा करना अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से। मतलब जो भी लोग इधर उधर बिखरे हैं, मतलब इधर है उधर कितने लोग यहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं, तो सबको इकट्ठा करना, संगठन बनाना। ये कानून कारखाने में काम की परिस्थितियों का नियमन करता है पूरी तरह से। तंदुरुस्ती, सुरक्षा, काम का समय, कम उम्र के लोगों, बच्चों को नौकरी, वार्षिक छुट्टी, वेतन और जो है ओवर टाइम जैसी मुख्य बातों के बारे में कानून में व्यवस्था की गई है पूरी तरह से। ठीक, देखिए अगला पॉइंट है, सभी कारखानों को लाइसेंस लेना पड़ता है। और अगला पॉइंट देखिए, कानून का पालन न करने पर दंड का प्रावधान है पूरी तरह से। मैं पॉइंट वाइज करके मैंने जो है इसमें लिख दिया है मेरे भाई, बहुत मेहनत किया है। अगला देखिए, कारखाना कानून लागू होने की सीमाएं। यह कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें जो है उत्पादन की जो है प्रक्रिया चल रही हो। अगर पावर की सहायता नहीं ली जाती है तो कम से कम 20 कर्मचारी, और अगर पावर की सहायता ली जाती है तो वह कम से कम जो है 10 कर्मचारी कार्य करते होंगे पूरी तरह से। अगला पॉइंट देखिए, रेलों पर सभी कारखाने इस कानून के अधीन जो है पूरी तरह रहते हैं और इस पर जो है ध्यान भी देते हैं। लोको शेड एवं जो है सामान्य डिपो में जो है मरम्मत का कम होता है, इसलिए वे इस कानून में जो है अधीन नहीं आते हैं। सिंपल सा मतलब है, जान लीजिए। इस प्रकार होटल, जलपान गृह अथवा जो है खाने का जो है स्थान इस कानून के अधीन नहीं आते, ये भी जान लीजिए। जबकि होटल का ये सब होंगे, ये सब इनके अंदर नहीं आएंगे। कारखाने की जो है स्वीकृति, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन देखिए। जिस स्थान पर कारखाना बनेगा, कारखाने के परिसर का निर्माण, आवश्यकता अनुसार उसका विस्तार आदि के लिए जो है अनुमति लेना अनिवार्य है पूरी तरह गवर्नमेंट से। कारखाने का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नियमों के अनुसार कराना होता है। नियम के अनुसार बदलते हैं और नियम के अनुसार चलते हैं, ये सब सारी चीज़ें। श्रमिक देखिए आप लोग का 5वां पॉइंट है। श्रमिक का अर्थ है सीधे अथवा किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से प्रावधान नियोक्ता की जो है जानकारी में या जानकारी के बिना, चाहे परिश्रमिक अथवा नहीं, किसी निर्माण प्रक्रिया में अथवा संयंत्र के किसी भाग अथवा निर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाए गए परस्पर की सफाई,
करने में जो है नियुक्त व्यक्ति, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट इसमें देखिए, परंतु इसमें जो है संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य शामिल नहीं होता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय के अनुसार कारखानों के नियुक्त समय पर जो है टाइम कीपर अब कारखाना कानून के अंतर्गत श्रमिक के रूप में माने जाएंगे। पॉइंट वाइज मैंने लिख जो है अच्छे तरीके से निकालिए, आपके लिए जो है बहुत ईजी होगा। कारखाने का पदाधिकारी, देखिए कारखाने के पदाधिकारी का अर्थ यह है कि व्यक्ति जिसका कारखाने के जो है कामकाज पर जो है संपूर्ण नियंत्रण है। अगला पॉइंट देखिए, कारखाना कानून के जो प्रावधानों के अनुसार रेलवे उत्पादन जो है इकाई के मुख्य इंजीनियर को इकाई में जो है पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, काम का समय देखिए 7 नंबर, एक दिन में अधिकतम 9 घंटे की जो है समय सीमा होनी चाहिए काम करने के, और 5 घंटे के लगातार काम करने के बाद से कम आधा घंटा जो है कम से कम जो है उसको जो है राहत मिलनी चाहिए। और अगला पॉइंट देखिए, कल समय पाली के शुरुआत से अंत जो है 5 घंटे 10 बज करके जो 5 घंटे से जो है कम से कम जो अधिक नहीं होना चाहिए। एक सप्ताह में काम के घंटों की सीमा 48 घंटे है। और अगला देखिए, 7 बजे जो है शाम और 6 बजे जो है सुबह के बीच जो है महिला कर्मचारियों के लिए काम जो है पर रोक है पूरी तरह से। साप्ताहिक अवकाश देखिए, सप्ताह में एक दिन कम से कम अवकाश रेस्ट होना जरूरी होता है। आमतौर पर रविवार को दिन होना ही चाहिए। किसी को अवकाश के दिन बुलाया जाए तो उसके 3 दिन बाद तथा 30 दिन के अंदर जो है प्रतिपूरक छुट्टी देना जरूरी होता है। समय आरोपी जो है ओवर टाइम भत्ता देखिए, जान लीजिए, दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किसी को जो है काम लिया जाए किसी से भी, तो उसे जो मजदूरी की दोगुनी दर से भत्ता दिया जाएगा। इस भत्ते की गणना के 2 आधार होते हैं। नंबर पहला देखिए, साप्ताहिक या जो है दैनिक होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, कर्मचारी के लिए जो भी आधार लाभ कर जो है हो उसी को प्रयोग जो है किया जाएगा या उसी का प्रयोग किया जाएगा। एक सप्ताह में कम काम के अधिकतम जो है घंटे जो ओवर टाइम मिलाकर 60 घंटे अधिक नहीं होंगे, और जो इस 60 घंटे मतलब 60 घंटे हावर से जो अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम 50 घंटों का जो है ओवर टाइम मासिक जो है देय होगा, सिंपल सा मतलब। देखिए, तंदुरुस्ती के बारे में ध्यान दिया जाएगा। इसमें से मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कारखाने की जो है सफाई आदि की पूरी व्यवस्था करे और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दे। देखिए, धूल गंदगी और कूड़ा जो है रोज़ साफ किया जाए, और फर्श को हर हफ्ते धोया जाए जिसमें जो है कीटनाशक दवा इस्तेमाल हो। फर्श पर अब पानी ना रहे और ज़रूरत से के अनुसार जो उसकी सफाई होती रहे, सिंपल टर्म। अंदर की दीवारें, रास्ते, सीढ़ियों के जो है बेटिंग जो है वार्निश आदि कम से कम जो है 5 साल में एक बार जो है अवश्य, और 14 महीने में एक बार जो है सफाई पुताई पूरी तरह होना चाहिए। स्वच्छ हवा के लिए जो है खिड़कियों आदि व्यवस्थाओं का जो है तापमान पर नियंत्रण रहे ताकि काम करने के लिए उचित सुविधा रहे। ठीक, देखिए 6 का नंबर जो है, काम की जो है किसी जगह पर भीड़ ना रहे और एक कामगार के लिए जो कानून में दी गई जगह की व्यवस्था हो। प्रकाश की उचित व्यवस्था जान लीजिए, और पीने के जो शुद्ध पानी और प्रभावी व्यवस्था हो। नंबर 9 है, शौचालय और पेशाब घरों की जो उचित व्यवस्था की महिलाओं के लिए जो अलग से व्यवस्था हो। नंबर 10 है, थूक दान की व्यवस्था हो, और जो कूड़ा करकट गंदा पानी ये सब सारी चीज़ों की व्यवस्था पूरी तरह से हो। ठीक, आगे देख सारा देखिए, कारखाने में सुरक्षा के बारे में अनेक प्रावधान है ताकि काम करने वाले जो है समुचित सुरक्षा रहें, पूरी तरह सुरक्षित रहें, और सभी चलने वाले मशीनें, पहिए, जनरेटर, मोटर खतरनाक हिस्से आदि फेस लगाकर सुरक्षित किए जाए। चेन क्रेन जो है लिफ्ट आदि मजबूत और उपयोग धातु के बने हुए होना चाहिए, और तथा उसका जो निरीक्षण करने का व्यवस्था होना चाहिए। ये सब बहुत कुछ मिला है मेरे भाई, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। देखिए, दूरदृष्टि और संरक्षा के जो जानकारी के अधिकार, श्रमिकों में एक अधिकार होगा जो कि वह आँख पायरे से जो है तंदुरुस्ती और जो है संरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करें। कारखाने में या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो है स्वीकृत केंद्रों में तंदुरुस्ती और संरक्षा के बारे में जो है प्रशिक्षण पाने का हक भी है। हित व्यवस्था देखिए, कपड़े धोने को सुखवाने और रखने की सुविधा पूरी तरह होना चाहिए, और विश्राम कक्ष भी होना चाहिए, लंच रूम भी आदि सुविधाएं की होना चाहिए। महिला कर्मचारियों के बच्चों के 6 से कम उम्र के जो है एक कमरे की व्यवस्था आदि के प्रावधान हो। प्राथमिक उपचार की व्यवस्था जरूरी है। 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए उचित जो है मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। कैंटीन देखिए, आप लोग जो है यदि 250 से अधिक जो है कर्मचारी हो तो कैंटीन होना जरूरी है। हिताधिकारी जो है वेलफेयर ऑफिसर के बारे में देखिए,
500 से अधिक जो है कर्मचारी हो तो एक हिताधिकारी की नियुक्त होनी चाहिए। देखिए, रेलवे कारखाने में कार्मिक अधिकारी की वित्त अधिकारी होता है और बड़े कारखानों में अलग से हिताधिकारी होते हैं मेरे भाई। आगे देखिए, रजिस्टर देखिए, निम्नलिखित रजिस्टर रखना जरूरी है। सफाई का रजिस्टर, मशीनों आदि के जो परीक्षा का रजिस्टर, और देखिए होइस्ट और लिफ्ट और परीक्षा का जो है पूरी तरह जो है रजिस्टर जो है सबका रजिस्टर होना चाहिए। ओवर टाइम और हाजिरी रजिस्टर होना चाहिए। दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर होना चाहिए। छुट्टियों का रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए, सारे रजिस्टर। नोटिस देखिए कहाँ, नीचे लिखी नोटिसों लगाना जरूरी होता है। साप्ताहिक छुट्टी रद्द करने की सूचना, बालिग कर्मचारियों के जो है काम का समय, कारखाना कानून और नियमों का संक्षेप जो है, तंदुरुस्ती, संरक्षा और हित के सूचनाएं, ये सब जरूरी है। नोटिस निरीक्षण देखिए, राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा जो है नियुक्त किया गया जो है निरीक्षक कारखाना परिसरों का निरीक्षण करता है। कारखाना के प्रबंधकों द्वारा जो है निरीक्षक के परिसर में मशीनरी प्लांट निर्धारित रजिस्टर तथा फैक्ट्री से जो है संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण करने की जो है सुविधा दी जानी चाहिए पूरी तरह से। वह किसी भी व्यक्ति का बयान जो है लिपिबद्ध कर सकता है और प्रबंधकों को निरीक्षक द्वारा जो है विभिन्न विषयों पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में भी दे सकता है। और टिप्पणियों पर ध्यान दीजिए। देखिए आगे देखिए, दंड देखिए, कानून में कर्मचारियों और प्रबंधकों आदि के लिए जो विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने पर जो उन्हें उस नियम को तोड़ने पर जो अलग अलग से दंड व्यवस्था बताई गई है। 2 या 3 साल तक कारावास और 3 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। आप लोग जिस हिसाब से जो है एक्ट करेंगे उसी हिसाब से, ठीक, सिंपल सा मतलब मेरे भाई। तो थैंक यू। और ये वीडियो आप लोगों के लिए जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये आप लोग जो है समझ चुके हैं। आप लोग जो है फैक्ट्री एक्ट मेरे भाई 1948 का जो था, और 2 एक्ट में ख़त्म कर दिया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1947 का था और 48 वाला भी ख़त्म हो चुका है। अब आगे देखिए कौन सा एक्ट आ रहा है। देखिए, ट्रेड यूनियन अधिनियम जो 1926 के तहत जो है आप लोग का है पंजीकरण, जिसे हम लोग कहते हैं। और ये अधिनियम देखिए आप लोग का जो है 1926 का, इसे मैं आप लोग के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और अच्छे तरीके से देखिएगा और बढ़िया तरीके से देखिएगा मेरे भाई। टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक ही लेक्चर में सब खत्म करना इम्पॉसिबल, टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश किया हूँ। देखिए, टेबल कंटेंट देख लीजिए। पहले नंबर जो है पृष्ठभूमि बैकग्राउंड आप लोग को पढ़ना है। इसमें परिचय पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की प्रक्रिया, इसमें पढ़ना आपको रजिस्ट्रार की नियुक्त, पंजीकरण का तरीका, ये सब सारी त्रिमूला और त्रिपति देशमोत्सव 1993, पंजीकरण के लिए आवेदन, ट्रेड यूनियन के नियमों को शामिल किए जाने का और प्रावधानों और सदस्यों को बुलाने की शक्ति, पंजीकरण के जो है बारे में पढ़ना है आपको। नार्थन सेंट्रल रेलवे कर्मचारी के बारे में 2017, इंग्लैंड सीमेंट नेविगेशन, ये सब सारी चीज़ें पढ़ना है। अब पंजीकरण का प्रमाण पत्र, पंजीकरण रद्द करना, अपील, धारा 11, अनिवार्य स्वैच्छिक पंजीकरण, पंजीकरण कार्यालय, ये सब सारी चीज़ें आपको। ट्रेड यूनियन पंजीकरण के लिए समझ अवधि, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण का लाभ, पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का जो है विशेषाधिकार, प्रीमियर और ट्रेड यूनियन पंजीकरण की उन्मुक्त, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और मान्यता के बीच अंतर, और रिपोर्ट लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे निष्कर्ष। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक। अब इसमें से आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें से 4-6 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई। 4-6 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे तो एक बार इसको खत्म कर देंगे तो आप लोग 6-7-8 तरीके से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग का, इसमें से पूछ ले बस, इस टॉपिक से, तो आप लोग कर लेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड जानिए। जैसे जैसे आधुनिकीकरण जो है, मॉडर्नाइजेशन और औद्योगिकरण जो है का उदय हुआ, विकास हुआ और अंततः ट्रेड यूनियनों का जो भी गठन हुआ, और ट्रेड यूनियन मूल रूप से कर्मचारियों का एक संघ है जो प्राप्त करने के लिए जो है समान लक्ष्यों को साझा करता है या करते हैं। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक जो है बुराइयों के कारण कर्मचारियों के जो है ट्रेड यूनियन के रूप में नियोक्ताओं और एम्प्लॉयर से जो है निपटने के लिए प्रभावी साधन तैयार करना आवश्यक हो गया था पूरी तरह, तो इसीलिए इसे तैयार किया गया, ठीक। एक बैकग्राउंड है। बिगड़ती आर्थिक स्थिति और कम वेतन के परिणाम स्वरूप ट्रेड यूनियनों का विकास पूरी तरह से हुआ, और एक ट्रेड यूनियन सदस्यों का जो है से बना एक संगठन है, और इसकी जो सदस्यता मुख्य रूप से कर्मचारियों से बनी होती है। अब देख लीजिए, आगे देखिए। एक ट्रेड यूनियन का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल में अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने और उन्हें जो है आगे बढ़ाना होता है। अधिकांश ट्रेड यूनियन किसी भी नियोक्ताओं से स्वतंत्र हैं, हालांकि ट्रेड यूनियन नियोक्ताओं के साथ घनिष्ठ जो है कार्य संबंध विकसित करने का प्रयास करते हैं। यदि कभी कभी नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियन के बीच एक साझेदारी समझौता का रूप ले सकता है और उनके समान हितों और उद्देश्यों की पहचान कर सकता है पूरी तरह से मेरे भाई। तो एक सेकंड आप लोग टाइम दीजिए थोड़ा।
गला सूखने लगा मेरे भाई, और इतने टाइम से बोल रहा हूँ तो समझ सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ट्रेड यूनियन वेतन और शर्तों के जो है नियोक्ताओं इसके साथ समझौते पर बातचीत करना और कार्यस्थल में बड़े पैमाने पर अतिरिक्त देखिए रेड्यूडेंसी जैसे जो है बड़े बदलाव पर चर्चा करना, ये सब सारी चीज़ें हैं। और नियोक्ताओं के साथ जो है सदस्यों चिंताओं पर चर्चा करना, अनुशासनात्मक और शिकायत बैठकों में सदस्यों का साथ देना और सदस्यों को कानूनी और वित्तीय जो है सलाह प्रदान करना। अगर सदस्यों को कानून और वित्तीय सलाह प्रदान, ये तो बता ही दिया मेरे भाई। परिचय जानिए, अब हम लोग जो बैकग्राउंड जाने, अब इंट्रोडक्शन जानते हैं, परिचय जैसे हम जो मैं आपको बताता हूँ। 1925 के अंत के दौरान ट्रेड यूनियन जो है की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई थी। उन्होंने औद्योगिक विवादों के निपटारे और रोकथाम के निपटने वाले तंत्र और कर्मचारियों के अधिकारों को जो सुरक्षित करने की मांग की थी। नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के निरंतर शोषण के परिणामस्वरूप उनके हितों की रक्षा और जो उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का गठन किया गया था पूरी तरह। इस अधिनियम ने यूनियन बनाने और संगठन करने के अधिकार को वैध बनाया और इसलिए कर्मचारियों को ट्रेड यूनियन बनाने की अनुमति दी गई है। तो आप लोग को बता दो मेरे भाई, थोड़ा तेज इसमें बता रहा हूँ, अगर इसमें फुल डिटेल्स वीडियो इसके चाहिए आपको, इसमें पढ़ाऊँगा डिटेल्स, लेकिन आपको आराम से पढ़ना, तो आप लोग जो है वीडियो पढ़े हुए हैं जाकर के उस वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं मिलेगा 7985535991 पर एक बार व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक, थैंक यू। देखिए अगला अधिनियम की प्रक्रिया गठन ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए जो है शर्तों का प्रक्रिया, लाभ पंजीकरण के लाभ और एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के लिए सिविल और आपराधिक कानूनों से संघ के लीडर को उपलब्ध छूट के विस्तृत प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। सिंपल सा मतलब। आगे देखिए परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है, ये जान लीजिए। तो डिफिनीशन भारतीय ट्रेड यूनियन 1926 ट्रेड यूनियनों को परिभाषित करता है और इसकी धारा 2H में कहा गया है कि कोई भी संयोजन जो है चाहे अस्थायी या अस्थायी मुख्य रूप से कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच या कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच या नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच संबंधों को विनियमित रेगुलेट करने के लिए जो है किसी भी व्यापार का व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक जो है शर्तें लगाने के लिए बनाया गया संघ और उसमें या इसमें 2 या 2 से अधिक ट्रेड यूनियनों का कोई भी संघ भी शामिल हो सकता है पूरी तरह से। इस प्रकार वर्तमान लेख ट्रेड यूनियन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू से निपटेगा और जो भी होगा जो ट्रेड यूनियन का जो है पंजीकरण पूरी तरह कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग का डिफिनेशन हो गया। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 का अध्याय ट्रेड यूनियनों के जो पंजीकरण के प्रावधानों से संबंधित है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण की जो है प्रक्रिया जानिए, सिंपल सा मतलब कैसे आप लोग पंजीकरण कराएंगे। रजिस्ट्रार की नियुक्ति इसमें होती है। धारा 3 के तहत ट्रेड यूनियन पंजीकरण की जो प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है और साथ ही उपयुक्त सरकार के किसी भी राज्य के लिए जहां एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार शक्तियों और कार्यों का निर्वहन डिस्चार्ज करने में असमर्थ है, अतिरिक्त और डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त करने के लिए अधिकृत है एक स्थानीय सीमा के भीतर, वह एक इस उद्देश्य के लिए जो निर्धारित रजिस्ट्रार के रूप में शक्ति और कार्यों का प्रयोग कर सकता है पूरी तरह। सिंपल सा मतलब समझ में आएगा। पंजीकरण का तरीका जानिए। यह अधिनियम की धारा 4 के क्लॉज 1 में ट्रेड यूनियनों के पंजीकरण के बारे में बात करती है और जिसमें कहा गया है कि ट्रेड यूनियन के जो है पंजीकरण के लिए कम से कम 7 सदस्य मतलब 7 सदस्य न्यूनतम जो है 7 सदस्यों का निर्धारण के पीछे का कारण से अधिक ट्रेड यूनियन का गठन प्रोत्साहित करना है। सिंपल सा मतलब। इसके बाद 2 शर्तें हैं जो ट्रेड यूनियन के पंजीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक है, ये निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट है, देखिए पहला, कर्मचारियों का जो है कोई भी ट्रेड यूनियन तब तक जो है पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम 10% या 100 कर्मचारी जो भी कम जो प्रतिष्ठान के रोजगार में लगे हो और वह इसके आवेदन के लिए तिथि पर जो है इसके सदस्य भी हो पूरी तरह से। जब 10% और 100 कर्मचारी ना हो तब तक ये इम्पॉसिबल है। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी ट्रेड यूनियन जब तक जो पंजीकृत नहीं होगा तब तक जो है आवेदन करने की तिथि जो है पूरी तरह से जो है उसके जो है उसके कम से कम 7 सदस्य कर्मचारियों प्रतिष्ठान या उद्योग में कार्यरत होंगे पूरी तरह से। ठीक, ये कह रहा। दूसरी बात, साथ ही इस तरह के आवेदन के लिए जो है केवल एक आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा
कि आवेदन की तारीख के बाद किसी भी समय लेकिन ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से पहले कुछ सदस्य आवेदन करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या के आधे से अधिक सदस्य नहीं रह गए हैं और उन्होंने अपने लाभ होने का जिक्र करते हुए रजिस्ट्रार को लिखित एक नोटिस दिया है। कौन सा देखिए, निर्मला देखिए तिरुपति देवस्थानम 1993 का ये मामला है, इसके केस है और ये केस में कहा गया, इस मामले में अदालत ने कहा कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच संबंधों का विनियमित करने के उद्देश्य से कर्मचारियों के किसी भी समूह को अधिनियम के तहत ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। सिंपल सा मतलब इसमें बताया गया है। आगे देखिए, पंजीकरण के लिए आवेदन क्या होगा। धारा 5 के अनुसार ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास आवेदन किया जाएगा और इसके बाद ट्रेड यूनियन के नियमों के प्रति कॉपी और निम्नलिखित विवरणों का पालन किया जाना चाहिए। नंबर फर्स्ट है, उन सभी सदस्यों का नाम, व्यवसाय और पता आवेदन कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन का नाम और उसके प्रधान कार्यालय का जो है पता होना चाहिए और जो है ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों, ऑफिस बेयरर के जो है शीर्षक, नाम, उम्र, पते और व्यवसाय पूरी तरह हो रहा है। नाम, उम्र, पते, ये व्यवसाय क्या है क्या नहीं, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। देखिए अगला, आगे देखिए, यदि कोई ट्रेड यूनियन पहले से ही 1 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है और तो पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ ट्रेड यूनियन की संपत्ति और देनदारियों, लायबिलिटीज की एक प्रति भी जो प्रस्तुत की जाएगी। ठीक, ट्रेड यूनियन के नियमों में शामिल किए जाने वाले प्रावधान क्या हैं। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार एक ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकरण का हकदार नहीं होगा जब तक कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही एग्जीक्यूटिव समिति की स्थापना नहीं की गई हो और प्रदान किए गए नियम निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से नियम हैं। ट्रेड यूनियन का नाम होना चाहिए और वे सभी उद्देश्य जिनके लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई हो। और तीसरा पॉइंट, वे सभी उद्देश्य जिनके लिए ट्रेड यूनियन के सामान्य निधिया फंड लागू की गई हो। और ट्रेड यूनियन के सदस्यों की सूची रख रखाव, ये चौथा पॉइंट है। साधारण सदस्यों का प्रवेश जो वास्तव में से उद्योग में लगे नियोजित व्यक्ति होंगे जिससे ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ हो। और 6 नंबर, किन शर्तों के तहत कोई भी सदस्य नियमों द्वारा सुरक्षित किसी लाभ का हकदार होगा और जिसके तहत सदस्यों पर कोई जुर्माना या जब्ती लगाई जा सकती है। सिंपल। देखिए किस तरीके से नियमों में संशोधन किया जाएगा, उसमें बदलाव किया जाएगा या रद्द किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें 7 पॉइंटें हैं। 8 नंबर देखिए, किस तरीके से कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव के सदस्य और ट्रेड यूनियन के अन्य पदाधिकारियों को चुना और हटाया जाएगा, ये भी पॉइंट है इसमें। अगला पॉइंट है, ट्रेड यूनियन की निधियों और वार्षिक ऑडिट की सुरक्षित अभिरक्षा कस्टडी उस तरह से की जाएगी जैसा कि निर्धारित किया गया हो और पदाधिकारियों और ट्रेड यूनियन के सदस्यों द्वारा लेखा पुस्तकों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी जाएगी। ये सब सारी चीज़ें पॉइंटें हैं। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, और थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, पहले बार पढ़ रहे हैं और ऐसा सब्जेक्ट ही है कि आपको इंटरेस्ट तो अच्छे तरीके से आएगा लेकिन थोड़े लेट में आएगा। किसी तरह से ट्रेड यूनियन को भंग किया जा सकता है। देखिए एमटी चंद्रसेनन बनाम आप लोग का कि सुकुमारन के मामले में अदालत ने माना कि ट्रेड यूनियन के सदस्य 6 के तहत सदस्य है। अधिनियम की धारा 6 के तहत सदस्यों को ट्रेड यूनियन की सदस्यता के लिए भुगतान अनिवार्य कर दिया गया है और ट्रेड यूनियन अपने सदस्यों से सदस्यता प्राप्त करने से इनकार नहीं कर सकती, ये चीज़ कही गई। और अगला देखिए आप लोग का, देखिए बोकाजन सीमेंट कॉरपोरेशन एम्प्लॉइज यूनियन बनाम आप लोग का सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले में अदालत ने माना कि यूनियन के सदस्य रोजगार की समाप्ति पर स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। और सॉरी मेरे भाई, और थोड़ा इधर से उधर हो जाते हैं स्लाइड इधर से उधर, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है स्लाइड मेरे भाई, गलती से हो गया, हाथ मेरा लग गया। हम लोग यहीं पढ़ रहे थे, हाँ हम लोग पहुँचे थे यहाँ तक, परिचय हो गया था, इंट्रोडक्शन, निष्कर्ष, ये सब सारी चीज़ें हो गए थे और ये नियम आप लोग पढ़ चुके थे और शामिल किए जाने वाले प्रावधान के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके ये भी पढ़ चुके थे हम लोग, 10 पॉइंटें यहाँ इस केस के बारे में हम लोग जान रहे थे।
तो ये केस आप लोग का है, और इस केस में मैं आप लोग को बता दूं कि क्या बताया गया है कि मामले में अदालत ने माना कि यूनियन के सदस्य रोजगार की समाप्ति पर स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। और अगला पॉइंट देखिए, सदस्यों को बुलाने की शक्ति क्या होती है, ये पॉइंट ध्यान लीजिए। इसमें कहा गया धारा 7 के अनुसार रजिस्ट्रार आवेदन के सदस्यों को यह जांचने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए बुला सकता है कि क्या आवेदन धारा 5 के प्रावधान के अनुसार पूरा है या ट्रेड यूनियन धारा 6 के तहत जो पंजीकरण के लिए सक्षम है, और यदि ऐसे सभी जानकारी अधूरी है तो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से मना कर सकता है। ठीक, अगर वो 4 और 5 नहीं पूरा होंगे तो मना कर सकता है रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए जो आवेदन करने वाले व्यक्ति को ट्रेड यूनियन का जो है नाम बदलने के लिए बुलाने की शक्ति है। और यदि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा जो है प्रस्तावित ट्रेड यूनियन का नाम मौजूदा पंजीकरण ट्रेड यूनियन के जो है नाम के समान है, या यदि रजिस्ट्रार इसे जो है थोड़ा समान पाता है तो जो है जनता या ट्रेड यूनियन के सदस्यों को मूर्ख बनाता है। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं होता है तो रजिस्ट्रार यूनियन को पंजीकृत करने से मना कर सकता है। सिंपल सा मतलब है भाई, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पंजीकरण देखिए, धारा जो है 8 के अनुसार यदि रजिस्ट्रार को लगता है कि ट्रेड यूनियन में अधिनियम के जो है सभी प्रावधानों का अनुपालन किया है तो वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी ब्यूरो को एक रजिस्टर में दर्ज करके जो है ट्रेड यूनियन को जो है पंजीकृत कर सकता है। नॉर्थर्न सेंट्रल रेलवे कर्मचारी संघ और अन्य 2017 का इस मामले में जो है कहा गया है, देखिए कि अदालत ने कहा है कि यह जांचने के लिए जो है पंजीकरण सही तरीके से दिया गया है या नहीं, इसकी जांच ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत स्थापित सक्षम वैधानिक प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है, और पुलिस जैसे अन्य अधिकारियों की जो है इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। सिंपल सा मतलब। ठीक, इंग्लैंड सीमा नेविगेशन देखिए, नेविगेशन वर्कर्स यूनियन 1968 का ये मामला है। देखिए, न्यायालय ने इस मामले में कर्मचारी यूनियन की जो है ओर से रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन आवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा यह कारण बताते हुए गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और कि उल्लिखित सभी सदस्यों के व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए है। ये मामले में अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रार के कर्तव्यों के आवेदन की जांच करना, उन उद्देश्यों को देखना शामिल जिनके लिए यूनियन का गठन किया गया है। यदि पंजीकरण के उद्देश्य अधिनियम के अनुसार मिलते हैं और अधिनियम के अनुसार बनाई गई सभी आवश्यकताओं और जो है विनियमों का अनुपालन किया जाता है तो यूनियन को पंजीकृत करना रजिस्ट्रार का कर्तव्य है। सिंपल सा मतलब। ONCG वर्कर्स एसोसिएशन 1988 का मामला। इस मामले में जो है अदालत ने स्पष्ट किया कि रजिस्ट्रार को अर्थ न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्राधिकार नहीं माना जाता है तथा तथ्य या कानून के किसी भी विवादित प्रश्न को तय करने का हकदार नहीं है। रजिस्ट्रार के पास पक्षों को सबूत पेश करने की किसी गवाह से जिरह गवाह करने के लिए जो है कहने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, टेल्को वर्कर्स का मामला है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियनों को पक्षों के बीच जो आपसी विवाद पर जो है निर्णय लेते की शक्ति प्रदान करता है। ट्रेड यूनियन के निजी सदस्यों का शिकायतों पर विचार करने के लिए रजिस्ट्रार के पास अधिनियम के तहत कोई शक्ति नहीं है। हालांकि अधिनियम की धारा 9 के तहत जो है कार्य बताओ नोटिस जारी करने के लिए जो है एक राय बनाने की जो है शिकायत रजिस्ट्रार को सूचना का स्रोत बन सकती है या बना सकती है। सिंपल सा मतलब। धारा 9 RK महिला यूनियन का एक केस है। इस मामले में धारा 8 के जो है आदेश जो है देने से पहले रजिस्ट्रार की सुनवाई दायित्व के बारे में एक प्रश्न था। न्यायालय ने उत्तर दिया कि देखा कि एक बार रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि कानून की आवश्यकता का अनुपालन किया गया है और उसके बाद जो आवेदन यूनियन को रजिस्टर में प्रवेश करने अनिवार्य है, और धारा 8 के तहत जो है आदेश देने से पहले उसे क्षेत्र में मौजूद जो है यूनियन को सुनने में कोई जो है आपत्ति नहीं है। सिंपल सा मतलब। अतः यह कहा जा सकता है कि धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को दिया गया अधिकार सीमित प्रकृति का होता है। पंजीकरण का प्रमाण पत्र देखिए, धारा 9 के अनुसार जो है रजिस्ट्रार का धारा 8 के तहत जो है यूनियन पंजीकृत करने के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा, जो इस बात का निर्णायक प्रमाण होगा कि एक ट्रेड यूनियन विधिवत
पंजीकृत है और ट्रेड यूनियन साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है और यह इस अधिनियम के तहत सही तरीके से पंजीकृत है पूरी तरह से। ठीक, पता चल जाएगा यही से कि जो है जो है बिड के अकॉर्डिंग है, ये सही तरीके से नहीं है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ से जानकारी। पंजीकरण रद्द करना, देखिए अधिनियम की धारा 10 के अनुसार जो एक ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को रद्द या वापस लिया जा सकता है। ट्रेड यूनियन के आवेदन को इस तरह से सत्यापित जो है वेरीफाई किया जा सकता है कि जैसा कि निर्धारित किया गया हो, जहां रजिस्ट्रार संतुष्ट है प्रमाण पत्र जानबूझकर धोखाधड़ी या गलती से प्राप्त किया गया है या ट्रेड यूनियन का अस्तित्व समाप्त हो गया है, रजिस्ट्रार के लिए नोटिस ने अधिनियम के जो है किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया गया है और यह रजिस्ट्रार असंतुष्ट है, एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन में सदस्यों की अपेक्षित जो है संख्या समाप्त हो गई है, तो ट्रेड यूनियन की भी जो है समाप्ति हो जाता है। मैं यहाँ जो एक साथ में पढ़ा दिया, लेकिन आप लोग जो है पॉइंट वाइज करके लिखिएगा मेरे भाई, 1 2 3 4 5 करके लिखिएगा, आप लोग के पेज भी भरेंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक, अपील देखिए धारा 11, अधिनियम की धारा 11 के अनुसार रजिस्ट्रार द्वारा जो है ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने से इनकार करने के या पंजीकरण वापस लेने आज से व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर सकता है, जहां ट्रेड यूनियन मुख्यालय एक प्रेसिडेंसी शहर की जो है सीमा के भीतर स्थित है। ये प्रावधान कार्यालय किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित या जो किसी श्रम न्यायालय या किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्च न्यायालय या न्यायाधिकरण जैसा भी मामला हो जहां प्रावधान कार्यालय किसी भी क्षेत्र में स्थित हो, ऐसे न्यायालय में जो मूल अधिकार क्षेत्र का प्रधान सिविल न्यायालय के अतिरिक्त या सहायक न्यायाधीश के न्यायालय से कम ना हो, जैसा कि उपयुक्त सरकार नियुक्त कर सकती है। सिंपल सा मतलब, उपयुक्त फोरम में आवेदन पर अदालत या तो अपील को खारिज कर सकती है या तो रजिस्ट्रार को उचित उपाय करने का निर्देश देने का आदेश पारित कर सकती है। सिंपल सा मतलब, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत न्यायालय के पास सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ होगी और वह समान प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है। उच्चतम अपील उच्चतम न्यायालय में भी जा सकती है। ठीक, कोई भी अपील हो उच्चतम न्यायालय में भी जा सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। और आगे देखिए मेरे भाई, थोड़ा स्लाइड इधर से उधर फिर हो गया, कोई बात नहीं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ देखिए अनिवार्य स्वैच्छिक पंजीकरण, देखिए अधिनियम के अनुसार एक ट्रेड यूनियन का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है बल्कि प्रकृति में केवल स्वैच्छिक है। यह माना जाता है कि अनिवार्य पंजीकरण बोझिल और महंगा साबित होगा, इसलिए यह स्वैच्छिक प्रकृति का है। दूसरी ओर यह तर्क दिया जाता है कि ट्रेड यूनियन के लिए जो है पंजीकरण अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि वे एक समान तरीके से निर्धारित प्रावधानों और नियमों द्वारा जो है शासित हो सके पूरी तरह। आपको क्या समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पंजीकृत कार्यालय, देखिए अधिनियम की धारा 12 के अनुसार जो है सभी संचार जो है कम्युनिकेशन ट्रेड यूनियन के पंजीकृत कार्यालय पर किए जाएंगे। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की जो है कानूनी स्थिति, देखिए धारा 13 में ट्रेड यूनियन के पंजीकृत के बाद जो है उसकी कानूनी स्थिति के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो है ट्रेड यूनियन को पंजीकृत है वह पंजीकृत नाम के तहत एक कॉर्पोरेट निकाय अर्थात ट्रेड यूनियन की एक अलग कानूनी इकाई होगा। नंबर 2 पॉइंट कहा गया है कि ट्रेड यूनियन का शाश्वत उत्तराधिकारी होता है, जिसका अर्थ है कि यूनियन का अस्तित्व या किसी की भी जो है मृत सदस्यता में परिवर्तन आदि की परवाह किए बिना जारी रहना और इसकी एक सामान्य मुहर होती है। इसके पास चल और अचल जो है मूवेबल एंड इमूवेबल संपत्ति को प्राप्त करने और धारण करने की जो है शक्ति भी है और जो है अनुबंध करने के लिए एक पक्ष हो सकता है। सिंपल सा मतलब। चौथा पॉइंट है ये पंजीकृत नाम से मुकदमा कर सकता है और उस पर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है। एक निश्चित स्थिति में व्यापार विवाद को जो है खारिज किए गए किसी भी कार्य से संबंधित ट्रेड यूनियन के जो है खिलाफ कोई सिविल मुकदमा या कानूनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। सिंपल सा मतलब। अधिनियम जो पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं होते हैं। धारा 14 के तहत जो भी अधिनियम जो है पंजीकृत ट्रेड यूनियनों पर लागू नहीं हो सकते हैं। देखिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 का धारा 21। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम जो है 1912 का जो है 2 नंबर धारा। कंपनी अधिनियम 1956 के जो है
धारा 1 ये सब सारी पॉइंटें जो है यहाँ लागू नहीं हो सकती। इस तरह का नियम किसी भी पंजीकृत ट्रेड यूनियन पर जो है लागू नहीं होंगे। और यदि कोई ट्रेड यूनियन इनमें से किसी भी अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करवाती है तो ऐसा पंजीकृत शून्य प्रकृति का होगा मेरे भाई, शून्य माना जाएगा, ठीक, वाइड माना जाएगा। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए समय अवधि देखिए, जान लीजिए। ट्रेड यूनियन 1926 में पंजीकरण के स्वीकृति का अस्वीकृति के लिए किसी समय अवधि उल्लेख नहीं किया गया है। और यदि पंजीकरण की समय की सभी जो आवश्यकताओं को विधिवत पूरा किया जाता है तो ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करना रजिस्ट्रार का एक वैधानिक कर्तव्य है। लेकिन यदि कोई प्रावधान पूरी नहीं है तो पंजीकरण करने का या न करने से इनकार भी जो है कोई समय सीमा नहीं है, ये इसका जो है समय सीमा नहीं है मेरे भाई, इनकार भी कर सकता है रजिस्ट्रार, ठीक। मामला देखिए, एससी रंजका लाइम स्टोन खदान मजदूर यूनियन बनाम आप लोग का ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार 1958 का मामला है। तथ्य याचिकाकर्ता ने 31 जुलाई 1957 को बिहार सरकार पटना के ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रार को एक पंजीकृत डाक कवर के तहत पावती के साथ एक आवेदन भेजा। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को 3 अगस्त 1957 को आवेदन प्राप्त हुआ था। लंबे समय तक ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। तो इसमें यह सब मामला देखिए, याचिकाकर्ता ने पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जो रजिस्ट्रार को कई रिमाइंडर भेजे और 23 दिसंबर को जो याचिकाकर्ता की ओर से टेलीग्राफिक रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन जो है उसका कोई जवाब नहीं आया। अब आगे देखिए, 3 महीने से अधिक समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए जो यूनियन ने जो है पटना उच्च न्यायालय के समक्ष जो एक रिट याचिका दायर की। उसने अनुरोध किया कि जो है ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को जो यूनियन को अपने वैधानिक कर्तव्य के रूप में पंजीकृत करने या करने से इनकार करने के लिए शासित किया जाना चाहिए पूरी तरह। निर्णय देखिए क्या आया, तो पटना उच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्धारित किया गया था कि यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट है कि पंजीकरण का आवेदन अधिनियम के सभी आवश्यकताओं के साथ पूरा किया गया है तो धारा 8 के अनुसार जो है ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करना जो उसका जो है संवैधानिक जो है कर्तव्य है। अदालत ने रजिस्ट्रार को कानून के जो मुताबिक ट्रेड यूनियन के जो आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आदेश दिया था। सिंपल सा मतलब। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए लाभ क्या होता है? एक, पंजीकरण ट्रेड यूनियन एक अलग कानूनी इकाई दर्जा का प्राप्त होता है, जिसका अर्थ है कि एक अनुबंधों को प्रवेश कर सकता है और दूसरों को पर जो है मुकदमा भी कर सकता है, ये सिंपल सा मतलब है। दूसरा, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के निम्नलिखित लाभ हैं। पंजीकरण के बाद जो है ट्रेड यूनियन एक नियमित निकाय बन जाता है और एक समान मुहर प्राप्त होते हैं। दूसरा पॉइंट, ये किसी भी चल और अचल प्रकार संपत्तियों को खरीदने और रखने के लिए जो है अधिकृत होते हैं। अगला देखिए, ये अन्य पक्षों के साथ अनुबंध भी कर सकते हैं और ये अपने इसके नाम पर कोई भी कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, सिंपल सा मतलब। पंजीकृत ट्रेड यूनियन के विशेषाधिकार देखिए। प्रिविलेज, ट्रेड यूनियन जो है अधिनियम 1926 में धारा 17 और 18 के तहत प्रावधान दिए गए हैं कि 17 आपराधिक साजिश की सजा से जो है छूट प्रदान करती है, जो कि 6 महीने तक कैद है पूरी तरह, जुर्माना या दोनों हो सकती है। एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन में सदस्यों का पदाधिकारियों के लिए जो है एक ट्रेड के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के जो है उद्देश्य से सदस्यों के बीच की जो है की गई जो है किसी भी समझौते से संबंधित है पूरी तरह से। धारा 18 सिविल कार्रवाई की इम्यूनिटी प्रदान करती है पंजीकृत ट्रेड यूनियन को और कोई भी सदस्य या पदाधिकारी को। 2 पॉइंटें हैं देखिए यहाँ कर। एक, व्यापार विवाद को खोज में किए गए जो है किसी भी कार्य से संबंधित जिसमें जो है व्यापार का एक सदस्य इस आधार पर एक पक्ष है कि ऐसे कार्य किसी अन्य व्यक्ति को जो है उत्तेजित करते हैं पूरी तरह से। व्यापार, व्यवसाय, रोजगार या किसी अन्य व्यक्ति में जो है हस्तक्षेप करने के लिए होते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के जो है अपनी पूंजी या उसके जो श्रम को नष्ट करने के अधिकार में हस्तक्षेप करने के लिए, सिंपल सा मतलब। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण से उन्मुक्त होते हैं पूरी तरह से। और धारा 17 आपराधिक दायित्व के उन्मुक्त प्रदान करती है, धारा 18 सिविल दायित्व से उन्मुक्त प्रदान करती है और धारा 19 व्यापार पर रोक लगाने की समझौता करने से विशेषाधिकार देती है। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और मान्यता के बीच अंतर जान लीजिए। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण और मान्यता के बीच मुख्य अंतर है यह है पंजीकरण रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है और मान्यता जो है प्रबंधन द्वारा सामूहिक जो है सौदेबाजी कैबिलिटी बार्गेनिंग एजेंट के रूप में दी जाती है, जान लीजिए। ये आप लोग का वो है। इनमें से कोई भी ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत जो अनिवार्य नहीं है। पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पास इसके साथ साथ अंतर्निहित इनहेरेंट लाभ भी होते हैं, जबकि ट्रेड यूनियन की मान्यता का कोई
अंतर्निहित अधिकार नहीं है और एक बार में मान्यता मिल जाने के बाद भी उन्हें जो है कोई जो अधिकार प्रदान करता है। ट्रेड यूनियन के बीच पंजीकरण पर जो है राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के जो है मद्देनजर राष्ट्रीय श्रम आयोग ने जो है 1969 में विभिन्न सिफारिशें पर प्रस्तावित की गई थी। देखिए, ट्रेड यूनियन को पंजीकरण को जो स्वैच्छिक उसे अनिवार्य दिया जाना चाहिए। पंजीकरण के मुद्दे को निर्णय देने के लिए रजिस्ट्रार के लिए जो कुछ समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यदि यूनियन द्वारा जो है अधिनियम की उल्लेखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो पंजीकरण को रद्द करने के लिए प्रभावी उपाय पूरी तरह से जो है प्रदान किए जाने चाहिए। उपरोक्त सिफारिशों के बाद जो विभिन्न अधिनियम पारित किए गए हैं। इसके बाद एक दूसरे राष्ट्रीय श्रम का आयोग की स्थापना की गई और परिणाम स्वरूप वर्ष 2002 में एक दूसरी की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में आयोग को सिफारिश की थी कि जो असंगठित क्षेत्र में यूनियन के मामले पात्रता शर्त यानी 10% सदस्यता की आवश्यकता लागू होती है पूरी तरह। निष्कर्ष देखिए निकल के आ रहा है मेरे भाई। ट्रेड यूनियन उपस्थित नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ साथ एक स्वस्थ संबंध स्थापित करती है। कर्मचारी जो है यूनियन कर्मचारियों के अधिकारों को परिभाषित और व्यवस्थित करते हैं और नियोक्ताओं पर दबाव डालते हैं कि जो है उन्हें धोखा ना दें और ट्रेड यूनियन का जो पंजीकरण सुनिश्चित करता है और एक ट्रेड यूनिट विधिवत रूप से प्रमाणित और मान्यता प्राप्त है और इसके लिए जो है अधिनियम में इसके प्रावधान व्यापक रूप से निर्धारित किए गए हैं। सिंपल सा मतलब ये ट्रेड यूनियनों के कारण जो है कर्मचारियों को लगता है कि जो उनके अधिकारों के विवक्षित रक्षा की गई है और कभी भी जो है नियोक्ताओं पर जो है दबाव बना सकते हैं और यदि उन्हें लगता है कि नियोक्ताओं पर जो है अनावश्यक रूप से हावी हो रहे हैं तब जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब है मेरे भाई। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इसके अलावा ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के तहत जो ट्रेड यूनियन के पंजीकरण ने ट्रेड यूनियनों को मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की है। अधिनियम के विस्तृत प्रावधान एक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की गतिविधियों के लिए सिविल और आपराधिक कानूनों से यूनियन लीडर को उपलब्ध ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने की प्रक्रिया लाभ और विभिन्न नियमित के बारे में भी बात करते हैं। सिंपल सा मतलब मेरे भाई ये 3-4 पॉइंटें थी। आप लोग को यह ट्रेड यूनियन खत्म हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे मेरे भाई औद्योगिक रोजगार अधिनियम जिसे हम लोग कहते हैं 1946 में ये कानून बना था जिसे हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। तो ये 1946 का ये कानून है। अब आप लोग इसमें पूरा जो है डिटेल इसमें जानेंगे कि ये क्या है क्या नहीं। ये इसके पूरा डिटेल्स आप लोग को जो है इसी जो है क्लास में मिल जा रहा है मेरे भाई। तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब स्टार्ट ही कर देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे। टेबल देखिए परिचय अधिनियम का उपयोग कुछ औद्योगिक के बारे में छूट क्या क्या है क्या कोई अनुबंध है। अस्थायी आदेश हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। अस्थायी आदेशों के प्रमाणन के शर्तें ये सब प्रमाण पत्र की प्रक्रिया धारा 5 अपील धारा 6 अस्थायी आदेश में संशोधन धारा 10 निर्वाह भत्ता यह है मॉडल। अस्थायी आदेशों का अस्थायी आवेदन की धारा 12 दंड और प्रक्रिया धारा 13 अस्थायी आदेशों की व्याख्या 13A शक्तियों का प्रत्यायोजन धारा 14 का A नियम बनाने की शक्ति धारा 15 और निष्कर्ष पढ़ेंगे हम लोग और संदर्भ। ये 14 पॉइंट हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे 14 पॉइंट के इंपॉर्टेंट है और उससे छोटा है थोड़ा। तो चलिए अब थोड़ा बहुत और है। अब टाइम परिचय जान लीजिए। इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है ये किस तरीके से यहाँ परिचय हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। अस्थायी आदेश की अवधारणा बातें जो है श्रम प्रबंधन मैनेजमेंट के संबंध में हाल ही में एक विकास में से एक ही 1946 से पहले रोजगार की आजरक कयास की परिस्थितियां मौजूद थी जिसमें कामगारों को अनिश्चित और अस्पष्ट रोजगार की शर्तों के साथ व्यक्तिगत आधार पर काम कर लगाया गया था। पूरी तरह से औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रोजगार की शर्तों एक रूपता लाकर इस स्थिति को दूर करने के लिए जो है एक सरल उपाय के रूप में औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम 1946 अधिनियमित किया गया था तथा ताकि औद्योगिक विवादों को कम किया जा सके। ये अधिनियम इसलिए बना। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अधिनियम की प्रस्तावना जो है प्रलंबन क्या कहते हैं नियोक्ताओं एम्प्लॉयर रोजगार की शर्तों का पर्याप्त सटीकता के साथ परिभाषित करने और कामगारों को इसकी जानकारी देने के लिए बाध्य करती है। सिंपल था मतलब। अधिनियम का उपयोग देखिए क्या क्या है। अधिनियम की धारा फर्स्ट में प्रावधान है कि अधिनियम उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों भारत के भीतर पर लागू होगा और वर्तमान में 100 से अधिक कामगार कार्यरत हैं एम्प्लॉयड हैं या जैसा कि पूर्ववर्ती प्रेसिडिंग वर्ष में किसी भी जो है दिन 100 कामगार कार्यरत रहे हों
जब तक कि जो है उपयुक्त सरकार द्वारा किसी अन्य या किसी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें 100 से कम जो है कामगार होने के लिए या हो उपयोग के लिए प्रदान नहीं किए जाते, प्रयोग नहीं किए जाते, इसमें ये कह रहा है। कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों का बहिष्कार देखिए, एक्सक्लूजन। इस अधिनियम के जो है सूचीबद्ध विभिन्न जो है वैधानिक जो है सेंचुरी स्टैट्यूटरी प्रावधानों के जो है माध्यम से कुछ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जो है इसके उपयोग से बाहर रखा गया है। सिंपल सा मतलब धारा 1 का क्लॉज 4 कहता है उन प्रतिष्ठानों को शामिल नहीं करती है जिन पर जो है BIRA या MISOA का अध्याय B12 B और 7 मतलब है तब तक लागू होता है जब तक कि जो है केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता। ये सिंपल सा मतलब है, जब तक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक लागू रहता है। ठीक, देखिए अगला पॉइंट देखिए 13B में देखिए धारा प्रतिष्ठान शामिल नहीं है जिनके कामगार मौलिक और पूरक जो है सप्लीमेंट्री नियमों और विभिन्न सिविल सेवा नियम या उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य नियम के अधीन है। धारा 10 और 12A कह रहा है कि प्रावधानों गुजरात महाराष्ट्र राज्यों के अधीन नियंत्रण प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होते हैं। ये छूट देने की शक्ति धारा 14 में दिया गया है। उपयुक्त सरकार को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रावधानों के अधीन होने से या सशर्त बिना शर्त छूट देने का अधिकार देती है। अधिनियम की विशेषताएं, अधिनियम में 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नंबर फर्स्ट देखिए अस्थायी आदेशों का अवधारणा, दूसरा है प्रमाणन जो है सर्टिफाइंग जिसे हम लोग कहते हैं अधिकारी की जो है न्यायिक शक्तियाँ और जो के बारे में दिया गया। तीसरा पॉइंट है ये पहला पॉइंट और ये दूसरा और ये तीसरा पर प्रमाणित अस्थायी आदेश CSO के जो है पास कानून की शक्ति होती है। ठीक, 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। क्या कोई अनुबंध जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रमाणित अस्थायी आदेशों को जो है ओवरराइड कर सकता है? जान लीजिए। CSO को एक वैधानिक अवधारणा के जो है रूप में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन यह अनुबंध की व्यक्तिवादी धारणाओं तक की सीमित नहीं हो सकता है क्योंकि वे इसकी सीमाओं को पार करते हैं और इसलिए वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में प्रभावी अस्थायी आदेशों को जो है एक विशेष प्रकार का अनुबंध या वैधानिक अनुबंध माना जा सकता है। सिंपल सा मतलब है मेरे भाई। अगला पॉइंट देखिए आप लोग, यहाँ इस सवाल का जवाब देने के लिए जो है की गई जो है CSO में जो एक अनुबंध जो है ओवरराइड हो सकता है। ये पश्चिमी भारत के जो है मामले हैं, जान लीजिए केसला है से जो कि सहमत हो सकता है और नियोक्ता और कामगार CSO में सन्निहित वैधानिक अनुबंध को जो है ओवरराइड करते हुए अनुबंध में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, सिवाय इसके कि जो जब ऐसा धारा 10 के क्लॉज 1 के अनुपालन में एक अनुबंध किया जाता है ताकि ऐसे CSO को संशोधित किया जा सके, लेकिन इसके अलावा नहीं हो सकता है पूरी तरह से। जब यह सेक्शन 10 का एक रहेगा तब मेरे भाई। अस्थायी आदेश देखिए, अधिनियम की धारा 2G में कहा गया है कि अस्थायी आदेश अनुसूची में निर्धारित मामलों से संबंधित नियम है, अर्थात कामगारों का वर्गीकरण एवं कामगारों का काम और वेतन के बारे में सूचना देने का तरीका, उपस्थित और छुट्टी देने की शर्तें आदि। कुछ परिस्थितियों में नियोक्ताओं और कामगारों के जो है अधिकार और दायित्व। और अगला पॉइंट है आप लोग रोजगारों की समाप्ति, निलंबन, सस्पेंशन की शर्तें और कामगारों के लिए जो है निवारण का साधन या कोई अन्य मामला। यह सिंपल सा मतलब है। ठीक, ड्राफ्ट अस्थायी आदेश प्रस्तुत करना धारा 3 के बारे में बताया गया है। अधिनियम की धारा 3 द्वारा एक वैधानिक दायित्व नियोक्ता पर जो है व्यक्तिगत रूप से संयुक्त रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए लागू होने के 6 महीने के भीतर एक ड्राफ्ट अस्थायी आदेश की 5 प्रांतियाँ प्रस्तुत करने के लिए लगाया जाता है, जिसमें अनुसूची में सूचीबद्ध मामले और मॉडल अस्थायी आदेश SSO यदि कोई हो जिसके साथ नियोजित कामगारों के जो है विवरण वाले ऐसे दस्तावेज संलग्न हैं पूरी तरह से। सिंपल सा मतलब है या किए जाने चाहिए। देखिए यस के जो शेषराधि बनाम आप लोग का HAL
HAL और अन्य 1983 का ये मामला है मेरे भाई। ये थोड़ा अजीब टाइप सा ही है। इस मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि जब तक जो है अस्थायी आदेश अधिनियम की अनुसूची के भीतर आते हैं, इस तथ्य के बावजूद की गई उनमें अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं। कौन कौन से प्रावधान हैं? जिनका MSO में हिसाब नहीं है, तो अस्थायी आदेश अवैध या अधिनियम के अल्ट्रा वायरस के जो है रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। MSO केवल अस्थायी आदेश तैयार करने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। हिंदुस्तान लीवर बनाम आप लोग का जो है वर्कमैन 1974 का ये मामला है। वर्तमान मामले में कामगारों के स्थानांतरण ट्रांसफर से संबंधित मुद्दे को इस सहमत से उजागर किया गया था कि प्रबंधक को एक ही कंपनी के विभिन्न विभागों के बीच कामगारों के स्थानांतरण के विवेकाधिकार के साथ निहित किया गया हो पूरी तरह से अच्छे तरीके से, जहां तक कि रोजगारों के अनुबंध की शर्तें मेरे भाई प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा यदि स्थानांतरण को वैध पाया जाता है तो इसे अमान्य साबित करने का दायित्व विवादित कामगारों पर होता है। सिंपल सा मतलब। देखिए, कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का प्रबंधन बनाम आप लोग का देखिए कॉन्टिनेंटल कंस्ट्रक्शन के कामगार 2003 का यह मामला है। इस मामले में देखिए क्या कहा गया कि परिवीक्षाधीन प्रोबेशनर की सेवा को समाप्त करने के जो है नियोक्ताओं के अधिकार को यह घोषित करने मान्यता दी गई थी कि वह व्यक्ति जो है किसी भी जो है परिवीक्षा या कामगार है तो परिवीक्षा अवधि के जो है दौरान या इसके अंत में कामगार को जो है निकालने की नियोक्ता के अंतर्निहित शक्ति बशर्ते CSO के अनुसार कार्य करते हुए नियोक्ताओं की कार्रवाई निष्पक्ष और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। सिंपल सा मतलब। ठीक, आगे देखिए, अस्थायी आदेशों के प्रमाणन के लिए जो है धारा जो है 4 है। देखिए, अधिनियम की धारा 4 उन शर्तों पर घोषणा करती है जिनके पूरा होने पर एक अस्थायी आदेश प्रमाणित किया जा सकता है, और इस आधार पर अधिनियम अनुसूची में निर्धारित सभी मामलों के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होने के लिए एक अस्थायी आदेश की आवश्यकता होती है। मॉडल अस्थायी आदेशों की विचलन देखिए, धारा 4B में बी को जब अधिनियम की धारा 32 के जो है 7 पढ़ा जाता है तो ड्राफ्ट अस्थायी आदेश की आवश्यकता होती है और MSO के अनुरूप होता है। इसलिए ऐसे मामलों को जहां ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है, उपयुक्त प्राधिकार जो है MSO से विचलन की अनुमति दे सकता है और अस्थायी आदेश में इस तरह के अव्यवहारिक प्रावधान को जोड़ने से इनकार कर सकता है। सिंपल सा मतलब। ठीक, अस्थायी आदेश का औचित्य जो है देखिए आप लोग जो है, अब थोड़ा बहुत और टाइम दीजिए मेरे भाई, बस ज़्यादा टाइम नहीं। अधिनियम की धारा जो है 4 के प्रावधान जिसे 1956 के अधिनियम 56 धारा संशोधित किया गया और प्रावधान जो है अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को अपने प्रमाणीकरण के साथ आगे बढ़ने के लिए जो है इस तरह के ड्राफ्ट अस्थायी आदेश की जो है सामग्री की निष्पक्षता या औचित्य पर निर्णय लेने की आवश्यकता है पूरी तरह से। अनुसूची द्वारा जो है कवर किए गए जो है मामले जान लीजिए। अधिनियम अपने आप में इस बात पर विचार करता है कि जो है अस्थायी आदेश में शुरू अनुसूची में शामिल जो है मामलों में उपयुक्त सरकार धारा 15 के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अनुसूची में जोड़ा जा सकता है और शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह के जो है किसी भी अन्य प्रावधान अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रमाणित अधिकार द्वारा उचित होने के लिए प्रमाणित किए जाने होने चाहिए पूरी तरह। अस्थायी आदेशों के जो है विभिन्न सेट जान लीजिए। सेट क्या है? एक बार अस्थायी आदेश प्रमाणित हो जाने के बाद जो प्रबंधन और पहले कार्यरत कारोबारों या जो प्रमाणन के बाद नियोजित हो सकते हैं पर जो है बाध्यकारी सेवा की जो है शर्तों का गठन करते हैं। इसका तात्पर्य है कि अलग अलग वर्गों के कामगारों या नियोक्ता के संबंध में अलग अलग अस्थायी आदेश मौजूद नहीं हो सकते, क्योंकि यह रोजगार की शर्तों को अनिश्चित और विविध के रूप में प्रस्तुत करके विधायिका के जो है इरादे को जो है विफल कर देगा, जैसा कि उक्त अधिनियम का जो अधिनियम इनेक्टमेंट होने से पहले मौजूद था मेरे भाई। प्रमाणन प्रक्रिया धारा 5 अधिनियम के धारा 5 के तहत जो निर्धारित अस्थायी आदेश के जो है प्रमाणीकरण की प्रक्रिया 3 गुना है। नंबर फर्स्ट, प्रमाणकर्ता अधिकारी को ड्राफ्ट अस्थायी आदेश की एक कामगारों को ट्रेड यूनियन को जो है आपत्तियों के लिए
नोटिस के साथ भेजनी होगी और उन्हें ऐसी सूचना प्राप्त होने के लिए जो है 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा। ऐसी आपत्तियों प्राप्त होने पर नियोक्ता और कामगारों को जो है सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, जिसके बाद प्रमाणन अधिकारी अस्थायी आदेश के संशोधन के लिए निर्णय और आदेश पारित करेगा पूरी तरह से। अंत में प्रमाणन अधिकारी ऐसा अस्थायी आदेश प्रमाणित करेगा जो इस तरह 7 दिनों के भीतर धारा 5 के 2 के जो है तहत पारित संशोधन के लिए जो है अपने आदेश के साथ इसकी जो है एक प्रति संलग्न करेगा। अपील 6 जान लीजिए। धारा 6 के तहत प्रमाणन अधिकारी के आदेश से व्यवस्थित कोई भी संबंधित पक्ष 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकता है और बशर्ते कि इस तरह के अस्थायी आदेश की जो है पुष्टि करने या उसमें संशोधन करने का उसका निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद अपीलीय प्राधिकारी अस्थायी आदेश की प्रांतीय और संशोधित हो संबंधित पक्षों को 7 दिनों के भीतर भेजेगा। सिंपल सा मतलब है। अस्थायी आदेश में संशोधन धारा 10 देखिए। धारा 10 के तहत एक CSO और संशोधित नहीं किया जा सकता है और संबंधित पक्षों के बीच समझौते के अलावा अंतिम संशोधन का धारा 7 के तहत जो है इस तरह के अस्थायी आदेश के संचालन से 6 महीने तक पूरी तरह जो है संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 10 के जो है फर्स्ट जो और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पक्ष प्रस्ताव की जो है 5 प्रांतियों या संशोधनों के लिए जो है समझौता की प्रमाणित प्रति संलग्न करके जो है अस्थायी आदेश में संशोधन के लिए प्रमाणन अधिकारी के आवेदन कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब मेरे भाई। अब आगे देख लीजिए आप लोग। निर्वहन भत्ता सब्सिडी के बारे में जानिए। अधिनियम की धारा 5 जो है आप लोग का नियोक्ता द्वारा एक ऐसी कर्मचारी के निर्वाह भत्ता का भुगतान करने के लिए निर्धारित किया गया है कि जिसे निकाल दिया गया और उसके जो है कदाचार की जांच लंबित हो उसे पहले 90 दिनों का तक और 50% की दर से और शेष अवधि के लिए 75% की दर से जो है दिया जाएगा यदि विलंब कामगार के कारण नहीं है। अधिनियम ऐसे निर्वाह भत्ते से संबंधित विवाद के मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत गठित श्रम न्यायालय में अपील करने की जो है भी अनुमति देता है और जिसका निर्माण यदि जिसका निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा यह घोषणा करता है कि किसी जो है विशेष राज्य के लिए लागू प्रावधान यदि वे अधिक फायदेमंद है तो इस धारा पर लागू होंगे पूरी तरह। ठीक। मॉडल अस्थायी आदेशों का अस्थायी आवेदन धारा 12 के ए में कहा गया है। इसमें कहा गया है धारा 12A के प्रावधान जो है जानिए। बावजूद इस अधिनियम के जो है प्रयोज्यताओं और CSO के संचालन के बीच अवधि में धारा 9 और धारा 13 के 2 के जो है क्लॉज नंबर जो है या धारा जो है 13A के आदेश MSO को अपनाया जाता है और उसी तरह से जो आवेदन किया जाता है और जैसे CSO पर लागू होता है। यह भी घोषणा करता है कि यदि कामगारों की 2 श्रेणियों मौजूद हैं और दैनिक रेटेड में उनके लिए एक CSO और मौजूद है तो मासिक स्टेट कामगारों के जो है MSO को अपनाया जाएगा। दंड और प्रक्रिया धारा 13 में बताया गया है। धारा 13 के तहत नियोक्ता और अधिनियम की धारा 3 या 10 जो उल्लंघन के मामलों में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाकर अपराध करने पर जो है प्रतिदिन अतिरिक्त 200 रुपये का जुर्माना लगाकर अधिनियम इसे दंडनीय अपराध बनाता है और इसके अलावा CSO के उल्लंघन के मामले में 100 रुपये का जुर्माना लगाकर अपराध करने पर प्रतिदिन अतिरिक्त 25 रुपये जुर्माने लगा है मेरे भाई। धारा घोषित करती है कि उपयुक्त सरकार द्वारा जो है पुनर्निवेदन के बिना जो है इसके तहत कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, सिर्फ जो है जुर्माना लगाया जाएगा और यह स्थापित किया गया है केवल जो है ऐसे न्यायालय और द्वारा जो मुकदमा चलाया जाएगा जो कि जो है मेट्रोपॉलिटन द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो है छोटे पद के नहीं होंगे। अस्थायी आदेशों की व्याख्या देखिए 13 के ए में कहा गया इस अधिनियम के उपयोग व्याख्या से संबंधित कोई भी प्रश्न जो है इस उद्देश्य के लिए गठित श्रम न्यायालयों को भेजा जा सकता है और जिसका निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के जो है बाध्यकारी होगा पूरी तरह। शक्तियों का प्रत्याशन देखिए धारा 14 के ए में दिया गया। उपयुक्त सरकार अधिनियम धारा 14 के ए के तहत अपनी शक्तियों को केंद्र या राज्य सरकार के एक अधिकार अधीनस्थ प्राधिकार को सौंप सकती है और ऐसे निर्देशों के अधीन जिन्हें जो है अधिसूचना के तहत प्रदान किया जा सकता है। सिंपल सा नियम बनाने की शक्ति धारा 15 में बताया गया है। इसमें बताया गया देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक की पहला पॉइंट है अनुसूची में शामिल किए गए जाने वाले अतिरिक्त मामले और संशोधन की प्रक्रिया और MSO के सेट मतलब करना पूरी तरह जो है। तीसरा पॉइंट है प्रमाणन अधिकारियों और अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पंजीकृत अस्थायी आदेशों की प्रांतियों के लिए जो है लगाया जाने वाला शुल्क और इस प्रकार जो है पूरी तरह जो है निर्धारित कोई अन्य मामला
बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संसद प्रत्येक सदन के माध्यम से इसके तहत किए गए किसी भी चीज़ की वैधता और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पारित निरस्त किया जा सकता है। निष्कर्ष देखिए मेरे भाई, आप लोग आखिरी मंजिल में पहुंच गए हैं। और अभी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ स्ट्राइक और लेआउट के बारे में, थोड़ा करके शॉर्टकट बता दूंगा क्योंकि उसमें पूरा डिटेल बता ही दिया, उसी में से आ जाएगा। एक अधिनियम कामगार, ट्रेड यूनियन और उपयोक्ताओं के बीच में जो है रोजगार संबंधों के औपचारिक रूप से परिभाषित करने के लिए नियामक और व्यवस्था है। इस अधिनियम के एक बहुत सी प्रमुख अस्थायी आदेश की अवधारणा है जो प्रकृति में बिना आकर जो है आकार के है, जो वैधानिक रूप से प्रख्यापित अनुबंध है और इस प्रकार नियमित पक्षों की जो है इच्छा प्रतिनिधित्व धारण करता है। और अंत में यह कहा जा सकता है कि यह अनुकरणीय धारणा रखता है और इसमें जो है प्रमुख नियोक्ताओं द्वारा प्रचलित रोजगार के वर्तमान परिदृश्य के संबंध व्यापक सुधार की आवश्यकता है ताकि सामाजिक आर्थिक न्याय को परिवर्तित या पर्याप्त रूप से हासिल करने में संवैधानिक उद्देश्य को पूरा किया जा सके मेरे भाई। तो ये वीडियो मेरे भाई आप लोग को समझ में आया होगा पूरे लेक्चर, और चारों जो है मैंने जो है एक्ट ख़त्म कर दिया। अब मैं आप लोग को स्ट्राइक एंड लेआउट बता दूँ थोड़ा बहुत करके, क्योंकि ये जो है मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ जब वो एक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट एक्ट का जो है स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के, तो उसी में आप लोग का आ गया है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग को बताया था तो वादा नहीं टूट सकता, तो बताऊँगा ही। चलिए ध्यानपूर्वक थोड़ा बहुत बने रहिएगा मेरे भाई। फैक्ट्री एक्ट आ गया बस मेरे भाई, आप उसको जो है थोड़ा मतलब जो है शॉर्टकट में बताऊंगा, पूरा जो है समझाऊंगा नहीं अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया था स्ट्रक्चर ये सब छटनी उठनी और स्ट्रेटमेंट। हाँ देखिए, हड़ताल कहाँ गया मेरे भाई, हड़ताल का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्ट्राइक जान लीजिए, यहीं से है आप लोग का शुरुआत। और इसी में से बता दूं, सरल शब्दों में हड़ताल से आशय किसी उद्योग से नियोजित कर्मचारी द्वारा जो है वर्ग द्वारा जो है मिलकर कार्य बंद कर देना अथवा सम्मिलित होकर कार्य स्वीकार करने से मना कर देना। आपको बता दिया पहले ही, ये लोग जो करके स्ट्राइक करने लगते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 2Q में जो है पूरी तरह जो है दर्शाया गया, इसे जान लीजिए आप लोग। जो है इनकार करने या सामूहिक रूप से रोजगार स्वीकार करने से इनकार कर देने से, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। हड़ताल के लक्षण क्या कौन से होते हैं ना जान लीजिए आप लोग। जो है ये श्रमिकों द्वारा हड़ताल किसी उद्योग में की जानी चाहिए और दोनों पक्षकारों श्रमिकों और नियोक्ताओं से होनी चाहिए। हड़ताल सभी श्रमिकों अथवा जो है उनके समूह द्वारा की जानी चाहिए और कार्य सामूहिक अथवा संयुक्त रूप से बंद होना चाहिए और हड़ताल के लिए निश्चित उद्देश्य होना चाहिए और हड़ताल किसी साधारण समझौते के लिए होना चाहिए और हड़ताल के लिए कार्य से अनुपस्थित होना चाहिए आवश्यक है। कार्य बंद होना चाहिए। हड़ताल उसी औद्योगिक संस्थान में होनी चाहिए जहां श्रमिक समान उद्देश्य रखते हैं और उनके कार्यरत होते हैं। सिंपल सा मतलब। हड़ताल के स्वरूप देखिए, सामान्य हड़ताल विलम्ब करो हड़ताल होता है और पूरी तरह जो है धीमे काम करो हड़ताल होता है। भूख हड़ताल होता है, सहानुभूत हड़ताल होता है, प्रतीक हड़ताल होता है। ये सब हड़ताल के जो है प्रकार हैं। तालाबंदी देखिए, लॉकआउट, मीनिंग आउट। सामान्य शब्दों में तालाबंदी से आशय किसी उद्योग से सेवा योजकों द्वारा जो है कार्य को स्थान पर पूरी तरह बंद कर दिया जाए, ताला बंद कर दिया। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2L में इसे बताया गया है और आप लोग इतना जान लीजिए। निम्नलिखित तालाबंदी नहीं है। देखिए, सदियों से लिए गए संस्थान बंद किया जाना, नई मशीनों की स्थापना के कारण विलम्ब होना, अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण जो है कार्य बंद हो जाना, अवैध हड़ताल के कारण तालाबंदी, ये सब सारी तालाबंदी नहीं है। अधिनियम, संघर्ष अधिनियम देखिए 19 के कॉलेज में कार्य देने से असमर्थता, ये संबंधित श्रमिक का नाम औद्योगिक संस्थान के हाजिरी रजिस्टर में अंकित होना आवश्यक है मेरे भाई। और दूसरा पॉइंट है, संबंधित श्रमिक की छटनी ना की गई हो और कार्य देने में असमर्थ अस्थायी होती है और अस्थायी नहीं होती, ये सब सारी चीज़ें दी गई है। काम देने की असमर्थता के कारण देखिए, कॉज ऑफ लेआउट क्या है, बिजली, पानी, अन्य व्यक्ति की कमी और सरकारी हस्तक्षेप, कच्चे माल का जो है अभाव, प्राकृतिक घटना के घटित होना, मशीनों पर क्षतिग्रस्त हो जाना, माल का अत्यधिक हो जाना, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए। कार्य देने में समर्थन के सदस्यों से अस्थायी सन 1976 में हुए संशोधन 25M के अनुसार कोई भी श्रमिक जिसका नाम संस्थान के उपस्थित रजिस्टर में अंकित है बिना ऐसे अधिकार की आज्ञा के कार्य से नहीं लौटाया जा सकेगा। सरकारी गजट में ज्ञापन द्वारा उपयुक्त सरकार में निर्देश दिया जाएगा और पूरी तरह जो उसे लौटाने का प्रकृति विपत्ति पर जो है शक्ति की जो है कमी नहीं होगी। छटनी की आशय देखिए आप लोग को, देखिए 1984 में आप लोग का ये बना था और धारा 2 के अनुसार जो है छटनी के बारे में बताया गया था। सिंपल सा मतलब, किसी भी श्रमिक द्वारा जो है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण किया जाना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, सेवा आयोजकों के साथ किए गए रोजगार संबंधी अनुबंध के अंतर्गत आयु सीमा
समाप्त हो जाने पर अवकाश ग्रहण। तीसरा पॉइंट, यदि नियुक्त किसी अनुबंध के अंतर्गत जो है निश्चित अवधि के लिए की गई जो है तथा उस अवधि के जो है नवीनतम नहीं हुआ हो तो उस अवधि के जो सप्ताह होने के जो है सेवा को प्राप्त कर लेने के लिए और अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध समाप्त करने के सेवा में होना चाहिए। लगातार बुरे स्वास्थ्य के कारण श्रमिक सेवा का समाप्त होना। देखिए छटनी के कारण हो सकते हैं, देखिए आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों का होना और कच्चे माल की कमी, यंत्रों के आधुनिक और किसी विशिष्ट और इकाई के जो है बंद हो जाना या ले ऑफ या निरंतर हानि या शक्ति के साधनों का अभाव। देखिए कम देने में असमर्थता। देखिए काम क्षतिपूर्ति करार का अधिकार जो है 25 के जो क्लास सी में दिया गया है। सिंपल सी मतलब बताइए 50% क्षतिपूर्ति की होना चाहिए। ये सब सारी 12 माह से 35 दिनों के अंदर। मैं तो आपको ये बता ही दिया मेरे भाई। छटनी से संबंधित प्रावधान ये सब सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मैं इसको बता ही दिया हूँ मैंने क्षतिपूर्ति की। देखिए छटनी की क्षतिपूर्ति क्या है 25 के जी में दिया गया है और आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हाँ, छटनी किए गए श्रमिकों का पुनर्गठन ध्यान लीजिए 20 के एच में दिया गया है। अनुसार छटनी जो है उपरांत जब कभी जो अधिक घोषित किए जाएंगे तब संयोजक छटनी के लिए जो है किए गए कार्मिकों को पुनः नियोजित करने की जो प्राथमिकता प्रदान करेंगे। औद्योगिक अधिनियम 37 के विवाद अधिनियम के बारे में देखिए 1947 में सन 1976 में महत्वपूर्ण संशोधन करने के बाद विवाद संशोधन अधिनियम 1976 पारित हुआ और 16 फरवरी 1976 से लागू, जिसके द्वारा अधिनियम में एक नया अध्याय भी जोड़ा गया जो कि जिसमें जो है 5 का भी जोड़ा गया और 25 के तहत जो है इन धाराओं के जो है अंतर्गत कुछ विशिष्ट संस्थानों में श्रमिकों को कार देने से भाता छटनी या काम बंदी के प्रतिबंध पर जो पूरी तरह इसमें बताया गया। ठीक, और DPS 1983 में दिए गए संशोधनों में भी यथास्थान सम्मिलित कर दिया गया और सन 1007 में किए गए संशोधनों को 1 अगस्त 1984 से लागू किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अब नियोक्ता बिना उपयुक्त सरकार की पूर्व अनुमति के जो विशिष्ट संस्थाओं में कार्य करने से असमर्थता छटनी या कामबंदी नहीं कर सकेगा और इसकी वजह से श्रमिकों को मनोबल ऊंचा उठेगा। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 100 श्रमिक ये सब सारी चीज़ें हैं मेरे भाई। तो बस इसमें कुछ और नहीं है। अब एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। जबरन छुट्टी से इनकार करने का आपको बताया हुआ है, उसी के बारे में यहाँ नीचे दिया गया। तो आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ मेरे भाई। ज़्यादा नहीं बड़ा करूँगा, बहुत दिन हो गया, बहुत मतलब टाइम हो गया, सॉरी। तो आई होप है कि अच्छा लगा और वीडियो पे अगर अच्छा लगा होगा तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे भाई मेरी मेहनत कैसी लगी और आप लोग की मेहनत कैसी है, रंग लाएगी। ये आपके घर वाले या आपके फैमिली वाले या आपके दोस्त लोग बताएंगे, आप लोग का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहाँ मेरी मेहनत क्या लगी आप लोग ज़रूर बताएं मेरे भाई। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।